कूलम्स लॉ में तुमको सबसे पहला बात जानना है कि इसको अप्लाई कहाँ करें। देखो जब तक हमको ये पता नहीं चलेगा कि हमको अप्लाई कहाँ करना है तब तक तुम उसको अप्लाई कर भी नहीं सकते। किसी भी दो बॉडी के बीच अट्रैक्शन हो और तुम सोच रहे हो कूलम्स लॉ लग जाएगा तो ये गलत सोच है, आप नहीं लगा सकते। पहला बात, एक रिंग चार्ज है, एक रॉड चार्ज है, दोनों को सामने लाया, प्लस प्लस से रिपल्सन करेगा। तुम सोचो कूलम्स लॉ लगा करके निकाल लेंगे, ऐसा नहीं। क्यों? कि कूलम्स लॉ अपने एक लिमिटेशन बना कर बोला देखो हम जहाँ तक हम इसको यूज नहीं कर सकते, हम यूज करेंगे सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए। किसके लिए? कूलम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट चार्ज के बीच अट्रैक्शन और रिपल्शन फाइंड करने के लिए अपना इक्वेशन को यूज करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक, तो पहला हम इसका लिखेंगे इसका एप्लीकेशन। पहले क्या लिखेंगे इसका एप्लीकेशन, एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। ठीक है, चलो ये हो गया। तो जब ये पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है तो सपोज कर लेते हैं हम यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज ले लिए, इसको हम नाम दे दिए Q1, तो स्मॉल q में लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट चार्ज दे लिए, इसका हम नाम दे दिए Q2, तो स्मॉल q लिख सकते हो। अब चार्ज के बीच कुछ ना कुछ तो सेपरेशन होगा ही होगा ना। अरे क्या चार्ज के बीच कुछ ना कुछ सेपरेशन होगा, कुछ भूल गए हम यहाँ पे। अच्छा यहाँ था। ठीक, तो चलो मान लेते हैं कि चार्ज के बीच यहाँ पर कुछ के बीच सेपरेशन है। ठीक, और सेपरेशन का नाम मान लेते हैं स्मॉल आर। क्या मान लिया इसको हम लोग? स्मॉल आर ले लेंगे। ठीक है, चार्ज को ले लिया हम लोग स्मॉल आर ले। ठीक, कूलम्स बोले सबसे पहला बात कि देखो यहाँ से अगर हम सिर्फ फॉर्मूला बोल दे तो मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन जब हम इसके ऊपर बात करेंगे, फिजिक्स सिखाना चाहेंगे तो बहुत छोटा बात है। हम इसके पहले ही बोल चुके हैं, जब हम लोग कुछ अप्लाई करते हैं लाइक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करते हैं, कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करते हैं, मतलब अगर ये तीन चीज तुमको कंजर्व करने नहीं आता है ना तो तुमको फिजिक्स ही नहीं आता है। पूरा फिजिक्स का जो मतलब तीन पिलर है, तीन नाम नहीं है ना, तीन पिलर, इसके बिना फिजिक्स बनेगा नहीं। हर चैप्टर में सब एप्लीकेशन पूछते हैं। मैक्सिमम केस में वेलोसिटी पूछता है, वेलोसिटी कितना होगा, है ना, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, मोमेंटम कितना होगा, एनर्जी कितना होगा, ये सब पूछता है मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर। तो देखो पहला बात, हम ये बात पहले ही बोल चुके हैं, आप मालूम इस बैच में बोले कि नहीं और बैच में बोले हो। सपोज कर लो कि हम दो भाई हैं, हम सुमित और हम भाई हैं। ठीक है, ठीक, अब अगर हम लोग सच में एक दूसरे को भाई मानते हैं और अगर हमको ये कुछ बोला और हम इसको एक थप्पड़ मार दिया और ये भी गुस्सा में कोई दूसरा गंदा वर्ड बोल दिया, लेकिन फिर वापस फिर बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन आके वो कभी नहीं बोलेगा कि तुमने दूसरे कैसे क्यों किया, क्योंकि हम लोग आपस का मामला है ना। तो अभी क्या हुआ, आपस मामला। लेकिन अगर मान लो सुमित के मन में बात बैठ गया कि नहीं हमको ऐसा सर क्या है, मतलब भाई मेरा ऐसा कैसे बोल दिया, तो मतलब क्या बोले, तुमको अपना मानते ही नहीं। उस केस में सुमित खुद को क्या समझ रहा, आइसोलेटेड, हमको अपना पार्ट। जब तुम किसी को अपना पार्ट समझते हो ना, तुम कुछ भी बोल देगा, तुम उसको मतलब कि तुम्हारा इंटरनल मैटर होगा। लेकिन अगर उसको इंटरनल नहीं समझते हो बाहर क्या है, तो वो जो भी बोलेगा तुम ऐसा क्यों बोला, तुम्हारा क्या बोलने का अधिकार हो गया, बात समझ रहे हो। तो तुमको एक चीज समझना पड़ेगा कि तुम कब किसी सिस्टम को कंसिडर कर रहे हो। सिस्टम तुम सिर्फ Q1 को कंसिडर कर रहे हो, या तुम सिस्टम Q2 कंसिडर कर रहे हो, या सिस्टम तुम Q1 प्लस Q2 को कंसिडर कर रहे हो। बात समझना, इन तीनों सोच के आधार पे तुम्हारा अलग अलग इक्वेशन बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये टेक्निक हम समझे, तुमको याद होगा सेंटर ऑफ मास में। सेंटर ऑफ मास में याद आ रहा कि एक मास m1 था, एक मास क्या था m2 था, दोनों इसको क्या करा था, फोर्स दिखा रहा था ना, क्योंकि उनके बीच सेपरेशन कुछ था, वो ब्लास्ट हो रहा था, एक इधर जा रहा था, दिखा रहा था, आगे कर दो, एक पीछे कर सकता था, बोले तो मोमेंटम कंजर्व है। तो मोमेंटम हम m1 का कंजर्व किए थे कि m2 का किए थे, m1 प्लस m2 किए थे, तो याद आएगा m1 प्लस m2। ठीक है, तो चलो पहले काम करते हैं, हम थोड़ा देर के लिए तुमको बहुत बेसिक तरीके से स्टार्ट करते हैं। हम सिस्टम में हम बहुत ही अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से शायद तुमको समझ में ज्यादा है, ऐसा नहीं लिखा नहीं है, लेकिन ये लिखा जो बोल रहे हो बहुत सही है। सिस्टम हम पहले मान लिए 1 को, सिस्टम 1 में आपके पास सिर्फ एक चार्ज वो कौन है, Q1। हम फिर उसका बात करते हैं सिस्टम 2 का। क्या बात करते हैं, सिस्टम 2 का, सिस्टम 2 का। ठीक है, सिस्टम 2 का। तो सिस्टम 2 में आपके पास कौन सा चार्ज है, सिर्फ Q2। लेकिन आपने क्या किया, इसमें से कोई एक बच्चा बोला नहीं नहीं मेरे को सबसे लोचा नहीं करना है, हमको सीधी बात करना है पूरा का। तो वो क्या कंसीडर कर, सिस्टम सिंपल, सिस्टम फाइनल है ना, सिर्फ फाइनल सिस्टम पूरा को ले लिया। इसको ले लिया, ऑरेंज वाला जो बाउंड्री है वो पूरा को एक सिस्टम मान रहा है। ठीक है, येलो वाला जो बाउंड्री है वो 2 सिर्फ इसको सिस्टम मान रहा है। ठीक है, और ग्रीन वाला जो बाउंड्री है वो सिर्फ इसको सिस्टम मान रहा है। ठीक है, हम ग्रीन बॉक्स देखेंगे, आइदर ग्रीन बॉक्स, आइदर येलो बॉक्स और ऑरेंज बॉक्स, ऐसे करके देखने चलेंगे। क्लियर है, चलो करते हैं। पहले हम ग्रीन बॉक्स से बात करते हैं। ग्रीन बॉक्स पे कोई धक्का मार रहा है क्या, हाँ Q2 धक्का मार रहा है, कितना से
कुछ भी मालूम नहीं कितना, कुछ भी, सपोज कर ले कि F1 से, सपोज कर ले F1 से धक्का मारा कौन, Q2 इसके ऊपर, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1, तो इसको ऐसे लिख ले, सब कुछ साफ साफ करो, आज पढ़ो आज रिवाइज करो, बैकलॉग बनने का जो कहानी है वो सब मत करो, ठीक है ना। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है भाई, हो गया। सिर्फ 1 भी तो उसको धक्का मारता होगा ना, तो येलो बॉक्स पे कितना फोर्स आएगा, येलो बॉक्स पे फोर्स आएगा F2, इस पे लगाया 2 पे, कौन लगाया 1, तो इसको क्या लिखोगे आप, इसको आप लिखोगे F2 1, तो इसको लिख लिया आप बच्चा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, हो गया ना। अब आपको ये बात पता नहीं है कि F12 और F21 में आपस में क्या रिलेशन है। अभी ग्रीन बॉक्स पे नेट फोर्स कितना है, F12, येलो बॉक्स पे नेट फोर्स कितना है, F21। अभी दोनों में आपस में क्या रिलेशन है, ये कूलम्स लॉ बोलते हैं कि दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होगा, ये लॉ बोलता है। लेकिन हम लोग इस चीज को सुन लेते हैं और लॉ बना के निकाल लेते हैं, तो फिर दिमाग बात समझता नहीं, बात समझना है कैसा क्यों हो रहा है। ठीक है चलो भाई, यहाँ पे अरीफा और क्या नाम है इशिका में झगड़ा हो गया, एक दूसरे धक्का मार, ये उसको धक्का मार देता, दोनों धक्का पीछे है ना। एक फोर्स तुम देख रहे हो अरीफा पे कितना लग रहा है, अरीफा देख रहे हो इशिका पे कितना लग रहा है, हम दोनों को देख रहे हैं, नेट अरीफा और इशिका पे कितना लग रहा है, बस में क्या बोला, दोनों पे देख रहे हैं। तो देखो अब क्या आ रहा है, हमारे इस वॉल पे सपोज हमारे यहाँ पे एक्शन, मेरे हाथ पे लगा रिएक्शन, हमारे एक्शन मेरे हाथ पे लगा रिएक्शन। अगर तुम ऑरेंज बॉक्स का बात करो, ऑरेंज बॉक्स में दोनों अंदर है, ऑरेंज बॉक्स में दोनों अंदर है। देखो यहाँ पे पास में हम जो बोलना चाह रहे वो ये एक टेबल है, बैठ गए, ये चल पहले बाहर रहते हैं, एक्शन मारे उसको, एक्शन मैंने लगा उनको, देखो मेरा वेट काफी ज्यादा था तो ज्यादा हम डिस्प्लेस नहीं किया, लोहा का चेयर होता है ना, ये वॉल होता है, मारते ही दीवार के पीछे गिर जाते हैं। अभी नहीं क्यों गिरे, क्यों, क्योंकि मेरे फोर्स लगा है, लेकिन मेरा फोर्स जितना मेरे पे लगा उतना चेयर पे भी लगा है, तो हम लगाए एक्शन किसके ऊपर, चेयर के ऊपर, और वो लगाया कि रिएक्शन किसके ऊपर, मेरे ऊपर। दोनों एक्शन न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, रिएक्शन होता है, जितना फोर्स हो माय गॉड, ठीक है। तो जितना फोर्स वो लगाएगा उतना फोर्स ये हम भी लगाएंगे, उतना वो भी लगाएगा। उस केसेस में क्या हो रहा है, हेलो उस केसेस में क्या हो रहा है कि जितना फोर्स हम लगाएंगे 2 पे उतना फोर्स लगाएंगे मेरे पे, लेकिन मेरा मास क्या है, इसलिए एक्शन क्या हो रहा है, कम, क्योंकि एक्शन क्या होता है, फोर्स बाय मास, फोर्स मेरे पे भी उतनी है उस पे भी उतनी है, लेकिन एक्शन क्या, मेरा एक्शन क्या होगा, मेरा फोर्स मेरा मास, मेरा फोर्स वही है जितना उसका है, लेकिन मेरा मास क्या है, इसलिए एक्शन इन्वर्सली टू मास, एक्शन इन्वर्सली टू, इसलिए मेरा एक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। फिर इसका एक्शन क्या होगा, एक्शन फोर्स बाय मास, फोर्स पे भी सेम है लेकिन इसका मास क्या है, ठीक है ना, इसलिए इसका क्या हो गया, एक्शन ज़्यादा हो गया, लेकिन फोर्स दोनों पे क्या था, सेम था। तो आप अगर किसी पे बाहर से फोर्स लगाते हो तो उस पे फोर्स फील होगा, अंदर से फोर्स फील, ग्रीन वाले पे येलो बाहर से लगा रहा है, येलो वाले पे ग्रीन बाहर से लगा रहा है, लेकिन ऑरेंज बाउंड्री को देखोगे तो ग्रीन और येलो दोनों उसके अंदर है। हाँ, अगर ऑरेंज बाउंड्री देखोगे तो क्या होगा, ग्रीन बाउंड्री के बाहर है कौन, येलो, तो ये बाहर से फोर्स लगा रहा है, येलो बाउंड्री के बाहर है कौन, ग्रीन, तो ये भी बाहर से लगा रहा है, लेकिन ऑरेंज बाउंड्री के हिसाब से बात करोगे तो दोनों कहाँ है, उसके अंदर है। तो ये लगाया उसको, ये लगाया उसको, एक्शन रिएक्शन, बाहर से कोई फोर्स तो नहीं आ रहा, मतलब ऑरेंज के अंदर बाहर से कोई फोर्स नहीं आ रहा। इस रूम के अंदर इतना तुम मार पीट कर लेंगे हम लोग, क्या रूम डिस्प्लेस कर जाएगा, बस के अंदर तुमको पूरा जितना पैसेंजर सब मिल के भी एक वॉल पे धक्का मारेगा ना, उस बस का एक वॉल टूट जाएगा, लेकिन बस मूव पास में है ना। मतलब बस के ऊपर अगर आप नेट फोर्स लगाना चाहते हो तो बस के बाहर निकल के लगाओ, अंदर से तुम जितना ताकत लगाओगे एक्शन रिएक्शन कैंसिल हो जाएगा, पास में है ना। तो येलो और ये ग्रीन इस ऑरेंज बॉक्स के अंदर है, इंटरनल मैटर आया ऑरेंज के हिसाब से कि एक्सटर्नल, हाँ, ऑरेंज बाउंड्री के अकॉर्डिंग ग्रीन और येलो बॉक्स अंदर है, इंटरनल है, लेकिन ग्रीन बॉक्स के हिसाब से येलो उसका बाहर है और येलो के हिसाब से ग्रीन उसके बाहर है, इसीलिए ये इस पे बाहर से लगा रहा है, ये इस पे बाहर से लगा रहा है, किसके, किस बॉक्स के अकॉर्डिंग, ग्रीन और येलो, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि तुम जब ग्रीन बॉक्स देख रहे हो तो तुम बोलो ग्रीन बॉक्स के बाहर है Q2, वो बाहर से फोर्स कितना लगा है इस पे, F12, है ना। तो तुम वो बात करते हैं पहले इसका ही बात करते हैं पहले F1 का। तो इसका चलो मास थोड़ा के लिए मान लेते हैं, इसका मास M1 है, जस्ट इमेजिन किया, इसका मास क्या है, M1 है। हम थोड़ा बॉक्स के बाहर सोच रहे हैं, अपना दिमाग कंसेप्ट तुम लोग को लगा कर सिखा रहे हैं कुछ बात, और इसका मास क्या मान लेते हैं, M2 है। तो तुम क्या बोलोगे, बताओ क्या बोलोगे यहाँ पर कि किसी पे भी फोर्स लगाते हैं उसके मास में क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है, तो इसका मतलब Q1 क्या करेगा,
एक्सेलरेट करेगा। कौन क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, तो अभी क्या होगा, नेट फोर्स किस पे? नेट फोर्स 1 पे F12 उसका मास इनटू उसका एक्सेलरेशन। ओके, क्लियर? अच्छा, इसके फोर्स कितना है बाहर से? F21 इसका मास इनटू इसका एक्सेलरेशन। दोनों का मास अलग है, फोर्स दोनों में सेम है, तो जिसका मास ज़्यादा उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? कम होगा। जिसका मास ज़्यादा एक्सेलरेशन कम हो, फोर्स दोनों में सेम है तो दो प्रोडक्ट सेम आएगा, एम और ए का प्रोडक्ट सेम होगा, मास ज़्यादा हो तो ए कम होगा। ठीक है ना, क्लियर है? अभी हम लोग बात कर रहे हैं इसके एक्सेलरेशन का, इसके एक्सेलरेशन का, मतलब ग्रीन बॉक्स का एक्सेलरेशन का, येलो बॉक्स का एक्सेलरेशन का। येलो बॉक्स मतलब कि Q2, ग्रीन बॉक्स मतलब Q1। अगर हम बात करें दोनों के एक्सेलरेशन का, ग्रीन प्लस ऑरेंज का, है ना, मतलब कि M1 प्लस M2 का, तो इसमें अब सिस्टम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसमें कंसिडर कर रहे हैं M1 प्लस M2, जिसका चार्ज अगर देखेंगे तो क्या है? Q1 प्लस Q2। चार्ज कितना है इसमें? Q1 प्लस Q2। तो इस पे तो बाहर से कोई फोर्स नहीं आया, ऑरेंज बाउंड्री के अकॉर्डिंग बाहर से कोई फोर्स, बाहर से कोई फोर्स नहीं आया, तो जो फोर्स है सब कहाँ से? और अंदर से कभी नेट फोर्स होता है? नहीं होता है। इसका मतलब कि अंदर से तुम कभी भी नेट फोर्स नहीं क्रिएट कर सकते हो, तो जितना फोर्स भी अंदर में सब मिला क्या कर दो? जीरो। पास में क्या बोला? तो तुम थोड़ा देखिए, लिखे F12, तुमको दिखाई दे रहा है कि अपोजिट तुम माइनस कर सकते हो, लेकिन हम जस्ट मान रहे ऐसा, F12 एक वेक्टर है, एक वेक्टर है, इस पे लग रहा है, इधर लग रहा है, डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी फोर्स ना, और F2 पे वेक्टर है, तुमको डायरेक्शन पता है, चलो फिर भी मत लिखो, इस गोल टू क्या कर दो, पहले तुमने डायरेक्शन नहीं लिया तो बाद में आ जाएगा। देखो अभी दिखाई दे रहा है, माइनस तुमने नहीं लिया, जो भी डायरेक्शन डाल दिया, यहाँ से क्या आ रहा है? क्या आया? दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल अपोजिट क्यों लग रहा है? ताकि एक्शन और एक्शन इक्वल एंड अपोजिट ही होता है। इसलिए कूलम्ब्स लॉ में कोई भी दो चार्ज एक दूसरे को इक्वल फोर्स से रिपेल करता है, भले ये चार्ज बड़ा हो या छोटा हो, या छोटा हो या बड़ा हो, उससे मतलब नहीं है। ये हाथी जितना बड़ा चार्ज हो, ये चींटी जितना बड़ा चार्ज हो, चार्ज का बात करें, मास का बात नहीं कर रहे। क्या की बात करें? ये फोर्स कौन जनरेट कर रहा है? चार्ज। हम मास के फोर्स को करेंगे तो ग्रेविटेशन हो जाएगा, मास के फोर्स को नहीं कर रहे, क्योंकि ये टॉपिक पढ़ लोगे तो ग्रेविटेशन भी हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशन इसका ही भाई है। पास में आया? एकदम सिमिलर टॉपिक है, बस वहाँ पे मास आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना? चलो वो चीज़ हम देखेंगे जब करेंगे तो वापस फिर उस चीज़ को दोबारा। तो फिलहाल इतना प्रूफ पता चल गया दिमाग के अंदर में, कूलम्ब्स लॉ के अंदर हम लोग फोर्स निकालने जा रहे हैं, तो इसका जब भी दो चार्ज दूसरे को आपस में रिपेल करेगा तो अलग अलग निकालने की जरूरत, कोई भी एक चार्ज का फोर्स निकालो, दोनों फोर्स क्या होगा? सेम होगा। समझ में ना? दोनों पे फोर्स सेम होगा और दोनों का नेट फोर्स क्या आ जाएगा? जीरो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बात में है ना? क्लियर? इस पे जीरो नहीं होगा, उस पे जीरो नहीं होगा, दोनों का मिला के क्या हो जाएगा? जीरो। यही बात समझाना था, जो कि हो गया। ठीक, ओके। अब हम बात करते हैं, समझ गए, कूलम्ब्स लॉ बोलना चाह रहे हैं कि दोनों का फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होगा, तो हम चलो सपोज कर रहे हैं तो दोनों का वैल्यू तो सेम ही होगा, वेक्टर अपोजिट होगा, लेकिन वैल्यू क्या होगा? तो वैल्यू के हिसाब से तुम लोग क्या लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो, ये भी ऑप्शन राइट है मैग्नीट्यूड के हिसाब से, ये ऑप्शन राइट है वेक्टर के हिसाब से। वेक्टर के हिसाब से अगर तुम यहाँ प्लस लगा दो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मतलब क्या होगा? दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक्शन रिएक्शन सेम डायरेक्शन में नहीं हो सकता। ठीक है, समझ गया अच्छे से? ओके भाई, समझ में आ गया। तो जब दोनों का वैल्यू सेम होगा तो कितना होगा? चलो मान लिए F होगा, मान लिया कितना होगा? F ही मान लिए, दोनों का वैल्यू क्या? F मान लिए, तो इसका वैल्यू भी F मान लिए और मॉड लगा दी यहाँ पर, इसका वैल्यू भी F मान लिए और यहाँ पे मॉड लगा दी। मॉड मतलब इसका वैल्यू, ठीक, मॉड, क्योंकि वेक्टर के साथ फिर वैल्यू लिखोगे तो गलत बात हो जाएगा ना। फोर्स और डायरेक्शन है, यहाँ सिर्फ यहाँ लिखोगे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और यहाँ लिखोगे उससे मैग्नीट्यूड, तो गलत हो जाएगा ना। छोटा छोटा बात का मीनिंग है, इसीलिए क्या कर चुकी है, यहाँ वैल्यू है तो उसको भी क्या करती है हम? वैल्यू करती है। डायरेक्शन तो दिख ही रहा आंख से, तुम तो अंधे थोड़ी हो, दिखाई देता है तुम लोग को। ठीक है, तो अब बात समझ में आ गया। यहाँ पे फोर्स हम निकालते हैं, कूलम्ब्स लॉ बोले कि दोनों में जो भी फोर्स है, चाहे उसका निकालो या इसका, बात तो वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। किस पे डिपेंड करता है? तो देखो यहाँ पे बहुत बेहतरीन बात है, तुमको एक तरीका हम समझा दिए हैं कि फोर्स इक्वल क्यों है। वो है बिकॉज दोनों फोर्स इंटरनल है, इंटरनल फोर्स आपस में क्या होता है? हमेशा इक्वल होता है। ठीक है ना, ये एक रीजन इक्वल होने का। अब एक इक्वेशन से भी अगर मान लो हमको ये बात पता है दोनों फोर्स सेम होगा, दोनों फोर्स क्या होगा? सेम होगा, लेकिन अगर मान लो कि जो क्रिएटर है, जो गॉड है हम लोग का, वो इस फोर्स को ऐसा क्रिएट करते कि अच्छा तुम Q1 का फोर्स है तो तुम सिर्फ Q1 पे डिपेंड करेगा। जस्ट इमेजिन कि क्रिएटर ऐसा सोचते हैं, हम लोग के गॉड ऐसा सोचते हैं। क्या सोचते हैं? अच्छा तुम Q1 का फोर्स है तो तुम सिर्फ Q1 पे डिपेंड करेगा, जो लगाएगा उस पर डिपेंड करेगा। जैसे कि मोटा बच्चा है तो बहुत ताकत होगा, दूल्हा पतला सा उसमें ताकत क्या होगा? कम होगा। ऐसे यहाँ पर नहीं चल रहा है, क्योंकि इसमें तुम अगर सोचो कि जब बड़ा चार्ज है तो जोर से धक्का मारेगा, ये छोटा चार्ज है तो कम धक्का मारेगा। बोले नहीं, बोले क्या करें हम? तुम दोनों को ही डिपेंड करवा देंगे। तुम्हारा फोर्स तुम पे भी डिपेंड करेगा और इस पे भी, और तुम्हारा फोर्स तुम पे भी डिपेंड करेगा और
50-50 का पार्टनरशिप है, कोई भी क्लाइंट लाएगा 50-50 क्या मिलेगा, दोनों को मिलेगा, उसमें है ना, कोई भी ज़्यादा नहीं कोई भी, उस तरह का कंसेप्ट क्रिएट कर दिया क्रिएटर। तो बोले कि इन दोनों के बीच जो फोर्स है वो किसी एक पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो दोनों के प्रोडक्ट पे। तो अगर ये 3 और ये 2 है तो 3 दूना क्या हो गया 6, तो अगर ये 3 और ये 2 है तो 6, ये 2 है तो ये 3 तो भी 6, दोनों से फोर्स क्या आ जा रहा है 6 आ जा रहा है। अगर ये फोर्स किसी एक पे डिपेंड करता है तो जो चार्ज बड़ा होता है उसका फोर्स क्या होता है ना, और जो फोर्स छोटा होता है उसका फोर्स क्या होता है कम होता है। तब तो फिर इंटरनल फोर्स भी जीरो नहीं हो पाता। तब तो देखते हैं कोई चीज़ को रख के गए सुबह में, शाम में आकर देख रहे हो है ही नहीं, कहा है भाई इंटरनल फोर्स की वजह से एक्सीलेट होकर कहाँ भाग गया, कहीं कहीं चला गया। लेकिन ऐसा बात में क्या बोले, क्रिएटर का बहुत बड़ा प्लानिंग है चल रहा है यहाँ पे सब चीज़ को बैलेंस करने का, हर चीज़ कुछ न कुछ एक कंसेप्ट रखे, कुछ थ्योरी कुछ साइंस। तो इसलिए बोले कि अच्छा फोर्स जो है कोई एक पे नहीं, अगर एक पे डिपेंड करता तो लोचा आ जाएगा, फिर तो कैंसिल ही नहीं होगा, जीरो हो ही नहीं सकता, फिर तो इक्वल नहीं होगा। तो बोला दोनों पे, चलो दोनों जैसा भी तुम दोनों में करो, तुम दोनों पे डिपेंड करेगा, ताकि कोई भी ज़्यादा नहीं, कोई भी एक बढ़ेगा दोनों का फोर्स बढ़ जाएगा, कोई भी फोर्स घटेगा दोनों का फोर्स बढ़ेगा। अगर दोनों बढ़ेगा तो फिर तभी दोनों का बढ़ेगा, दोनों घटेगा तभी दोनों का ही घटेगा। समझ गए, पास में है। और फोर्स डिपेंड किस पे कर रहा है, प्रोडक्ट पे, किस पे डिपेंड कर रहा है, ऐसे भी। और आप जानते हो डायमेंशन का मेथड, 2 चीज़ को जोड़ करके सेम चीज़ ही आता है ना, 2 हाथी 3 हाथी इक्वल टू 5 हाथी, 5 घोड़ा नहीं हो जाएगा। तो एडिशन लाइक में होता है। तो अगर तुम बोलोगे कि चार्ज का एडिशन क्यों नहीं होता है, तो 2 चार्ज को जोड़ के फिर फोर्स नहीं आएगा, फिर चार्ज ही आएगा। 2 चीज़ का प्रोडक्ट डिफरेंट क्वांटिटी बता सकता है, एडिशन नहीं बता सकता है। मतलब कि फोर्स प्लस फोर्स इक्वल टू फोर्स, डिस्प्लेसमेंट प्लस डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन फोर्स प्लस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ना फोर्स ना डिस्प्लेसमेंट, क्या आ गया, वर्क डन। 2 चीज़ का प्रोडक्ट कोई नया फिजिकल क्वांटिटी क्रिएट करता है, 2 चीज़ का प्रोडक्ट कोई नया फिजिकल क्वांटिटी क्रिएट, जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट प्रोडक्ट क्या क्रिएट कर दिया, क्या क्रिएट कर दिया, वर्क। फोर्स आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या क्रिएट करता है, टॉर्क, है ना। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क भी है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट टॉर्क भी है। फोर्स के अलाउंग पैरेलल डिस्प्लेसमेंट वर्क है, फोर्स के अलाउंग परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, टॉर्क। ये हम पढ़ा चुके हैं हम क्लास 11 के अंदर में, ठीक है ना। सबको डिटेल में बताया, पढ़ने को नहीं तो फिर भूलते चले जाओगे। फिलहाल ये प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद क्या बोला कि फोर्स एक और फैक्टर इस पर डिपेंड करेगा। ऐसा तो नहीं है ये लोग अट्रैक्ट कर रहा है, कहीं भी अट्रैक्ट करता रहेगा, मुस्कुराता रहेगा, अट्रैक्ट करता रहेगा, ऐसा थोड़ी होगा। एक रेंज आएगा, जिस रेंज को क्रॉस करने के बाद सीमा क्षेत्र के बाहर हो गया, अट्रैक्शन रिपल्सन खत्म, है ना। तो इनके सेपरेशन पे भी डिपेंड करेगा, क्या करेगा, इनके सेपरेशन के ऊपर भी। लेकिन सेपरेशन पे देखा गया कि ये सिर्फ इनवर्सली डिपेंड नहीं कर रहा है। सेपरेशन में देखा गया कि ये सिर्फ इनवर्सली डिपेंड नहीं कर रहा है। सेपरेशन को तुम 2 से कर रहे हो तो फोर्स बाय 1/4 हो जा रहा है। मतलब जिस रेशियो में सेपरेशन घटा रहे हो उस रेशियो में फोर्स नहीं घट रहा है। जैसे आर को तुम हाफ कर दिए तो फोर्स हाफ नहीं हो रहा है, इनवर्सली है ना, फोर्स डबल नहीं हो रहा है, फोर्स क्या हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। रेडी है, इसको हाफ किए तो 4 क्यों हो गया, डबल होता, मतलब स्क्वायर टाइम बढ़ रहा है, मतलब क्या हो जा रहा है, स्क्वायर टाइम। अगर इसको तुम 2 करो तो यहाँ क्या आ जाएगा 4, इसको 3 करो तो यहाँ क्या आ जाएगा 9, 1/9, असमें है ना। तो देखा गया, प्रैक्टिकली देखा कि 1/r² के हिसाब से बढ़ रहा है। तो मतलब कि इसको इन्वर्स स्क्वायर लॉ बोले, क्या इसको इन्वर्स, वो जो कोई भी चीज़ हो डिस्टेंस के बढ़ने से स्क्वायर टाइम्स घटता है, कैसा घटता है, उसको बोलते हैं, वो क्या ओबे कर रहा है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ, क्या ओबे कर रहा है। तो यहाँ पर कूलम्स लॉ या फिर 2 चार्ज के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन का जो भी फोर्स है बच्चा, वो क्या फॉलो कर रहा है, गुड, इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा है। और याद एक बात और रखना कि जो कोई भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, चाहे जैसा भी फोर्स क्यों ना हो, इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करने वाला फोर्स ऑलवेज और ऑलवेज और ऑलवेज कंजर्वेटिव होगा ही और होगा, ठीक है। तो आज के बाद तुमको कहीं पे फंस जाओ, कंफ्यूजन लगे कि कंजर्वेटिव होगा कि नहीं होगा, तो तुमको देखना है कि वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जो इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करेगा वही कंजर्वेटिव होगा, और भी कोई कंजर्वेटिव हो सकता है, लेकिन जो r² का प्रोपोर्शनल होगा वो जरूर कंजर्वेटिव होगा, हम ये बोले, ठीक है। इसका ये नहीं कि जो 1/r² होगा सिर्फ वही कंजर्वेटिव होगा, और भी कुछ दूसरा हो सकता है, हाँ। लेकिन जिसमें 1/r² लगा हुआ वो श्योर है कि कंजर्वेटिव होगा, बाकी का नहीं पता, बाकी का देखना पड़ेगा, बाकी भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये श्योर है कि कंजर्वेटिव नेचर का होगा। तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं ये लोग, तो इसको बोलिए क्या फॉलो कर रहा है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। और जो कोई भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है वो क्या होता है, वो कैसा होता है, वो कंजर्वेटिव होता है, या कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स देख के दिमाग में फट से एक बात आ गया, वर्क पावर एनर्जी के अंदर टॉपिक पढ़े थे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब कि वर्क पावर एनर्जी का वो जो कंसेप्ट है जिसका नाम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो यहाँ पे
लगा सकते हैं। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑलवेज बोलता है बच्चा कि टोटल एनर्जी इनिशियल ऑफ सिस्टम, टोटल एनर्जी फाइनल ऑफ सिस्टम, ये आप लगा सकते हो। दूसरा एक लॉ हम लोग और सीखे थे वर्क पॉइंट एनर्जी के अंदर, वो था यूनिवर्सल लॉ, जो कि कंजर्वेटिव फोर्स हो या नॉन कंजर्वेटिव, कुछ भी हो, कंजर्व हो या ना हो, वो लगा हम सबके लिए, हम सेकुलर आदमी हैं, जिसका नाम था वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। उसको लगाने के लिए आपको देखने का ज़रूरत नहीं है कि कंजर्वेटिव है कि, लेकिन इसको लगाने के लिए आपको देखना पड़ेगा कंजर्वेटिव है कि नहीं। समझ गए हैं? तो सर वो यहाँ पे लगेगा कि नहीं लगेगा? भाई वर्क एनर्जी थ्योरम ऑलवेज है, वो अवेलेबल है। तो यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम क्या था? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये था ना। और बताए थे जितना भी फोर्स का वर्क डन लिखोगे उसका नेचर भी साथ में होगा, ये भी बोले थे हम। वर्क डन हमेशा क्या होगा? प्लस भी हो सकता है, अगेंस्ट में माइनस होता है, लॉन्ग में प्लस होता है, कभी एंगल कुछ 60 डिग्री 30 डिग्री कुछ भी हो सकता है। तो जो भी वर्डन का नेचर है, नेचर के साथ वर्डन पुट करते चले जाएंगे, आगे सिखाएंगे बहुत कुछ, हम बहुत कुछ सिखाएंगे, ठीक है। अब आ जाओ काइनेटिक एनर्जी में एक बात और बोले थे कि चेंज में हमेशा तुमको हमेशा रखना है फाइनल माइनस इनिशियल, चाहे छोटा हो फाइनल या बड़ा, इससे मतलब बात खत्म, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दो रूप है, हम सिंबल बताते रहे, दो रूप है। एक तुरंत 2-3 लेक्चर में खत्म होने वाला, एक 10 लेक्चर के बाद भी लगेगा अभी कुछ तो बाकी है, उसमें है ना। तो सीखने वाला चैप्टर है, मैकेनिक्स के साथ हम जोड़ के पढ़ाएंगे, क्योंकि मेरा मैकेनिक्स बहुत फेवरेट टॉपिक है और हमको ऐसा लगता है कि IIT के अंदर मैकेनिक्स ही सच्ची है जो कुछ कर सकता है। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर अगर मैकेनिक्स नहीं डालेंगे ना, तो बोल सकते हो कि हमको क्या बोलते हैं, किसी किसी को होता है ना कि खाना में हमेशा सैलेड पसंद है ना, और वो कुछ भी खाने बैठेगा सैलेड लेकर बैठ जाएगा। तो मेरा सैलेड वही मैकेनिक्स है, नहीं तुम बोर हो जाएंगे, चाहे हमको बिरयानी दो या जो भी दो, हमको सब्जी दो, हमको सैलेड चाहिए। तो मेरा सैलेड मैकेनिक्स है। हम इस बोरिंग टॉपिक के अंदर मैकेनिक्स को जोड़ के उसको इंटरेस्टिंग बनाते चलेंगे, पास में आ रहा है। तो चलो तुम लोग भी सीखोगे तो तुम लोग को मजा आएगा, इसमें कुछ थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन तुम ज्ञानी बन जाएगा। आ जा, चलो ये हो गया। हाँ, अब जब भी कोई चीज़ दो चीज़ पर डिपेंड करता है तो दोनों को एक मिला के एक इक्वेशन बनाते हैं, फ्रॉम 1 and 2 आता है ना सब चीज़, फिर एक प्रोपोर्शन का साइन को हटा के क्या लगाते हैं, कांस्टेंट को लाते हैं। वैसा ही करने वाला और कुछ नहीं करना है। तो ये भाई हो गया, यहाँ पे ले आए कांस्टेंट, ये आ गया Q1, ये आ गया Q2 और ये आ गया बाई R स्क्वायर, ये आ गया R स्क्वायर। तो ये भाई मेरा बन गया एक पहला इक्वेशन जो हम लोग के आँख के सामने आ गया, कूलम्स लॉ का इक्वेशन, है ना। कूलम्स लॉ का इक्वेशन हम लोग का ये वहाँ पे फाइंड हो गया, समझ गए। जहाँ पे K क्या है बच्चा, K यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है बच्चा, K यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। चलो भाई इसको देख लेते हैं, K यहाँ पर क्या है, K कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है। अच्छा ये K क्या होता है सर, क्या कुछ और फैक्टर पे डिपेंड करता है? ये यहाँ पे Q1 छूट गया है, तो याद रखना, हम आगे समझाएंगे इसको। K1 जो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम पे। किस पे डिपेंड करता है? मतलब कि अगर ये दो चार्ज को तुम हवा में रखे हो, डुबा दोगे पानी में, तो K क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। मतलब अलग अलग मीडियम के लिए क्या होगा, अगर यही चीज़ तुम ग्रेविटेशन पढ़ रहे होते तो दो चार्ज की जगह दो मास अट्रैक्ट करता, तो यहाँ पे K की जगह G आता, मास वाला के में क्या आ जाएगा, G आ जाएगा, और Q1 Q2 की जगह क्या आ जाएगा, M1 M2 आ जाएगा। तो वो वहाँ हम देखेंगे, वहाँ कोई बात करने की जरूरत नहीं हमको, ठीक है। तो ये फिलहाल मीडियम डिपेंडेंट है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम डिपेंडेंट है। आप मीडियम चेंज करेंगे तो चार्ज की फोर्स भी क्या हो जाएगा, वही चार्ज है, वही सेपरेशन है। डुबा दिया पानी में, देख रहे फोर्स घट गया, बोले यार तू हो गया, फिर बाहर है, फिर वैसा ही हो गया, फिर अंदर फिर घट गया। तो तुम क्या कंक्लूड करोगे कि फोर्स कहीं ना कहीं चार्ज और आर के अलावा भी कुछ फैक्टर जिस पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि दोनों केस में हम वही चार्ज है, सेपरेशन भी क्या रख रहे हैं, पानी में ले जाकर सेम ही रख रहे हैं, फिर फोर्स क्यों चेंज कर जा रहा है? तो जरूर फोर्स चार्ज और सेपरेशन के अलावा दूसरा कोई फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है, वो फैक्टर कौन सा है, मीडियम है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे K कांस्टेंट है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम, और इसका वैल्यू बताया जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब K का एक वैल्यू आया कि अगर वो मीडियम में डिपेंड कर रहा है तो कुछ तो फैक्टर होगा जो मीडियम में है जिसका वजह से चेंज कर जा रहा है। तो जैसे देखो, ध्यान दोगे, तुम लोग क्लास 9-10 में पढ़े होगे, वो जहाँ तक याद है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़े हो ना। हर एक मीडियम, चाहे वो पानी हो या कुछ भी हो, अगर उसके अंदर कुछ एंट्री करता है, जैसे मान लो पानी के अंदर एक बुलेट चलाती है, पानी के अंदर एक इलेक्ट्रिक फोर्स डालती है, पानी के अंदर मैग्नेटिक फोर्स डालती है, पानी के अंदर लाइट डालती है, कुछ भी अगर उस मीडियम में जाते हैं तो वो मीडियम उस चीज़ को जो बाहर से आ रहा है या तो सपोर्ट करता है या तो अपोज करता है, और कुछ मीडियम उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। तो अगर वो मीडियम उसको सपोर्ट कर दिया तो बोलेंगे वो मीडियम उसको अपोज कर रहा है, उसके इन्वर्सली है। सपोर्ट कर दिया तो उसके डायरेक्टली है, कुछ नहीं किया तो उस पर डिपेंड। तो हर मीडियम में कुछ ना कुछ के बाहर से जब आता है उस पर कुछ होता है। तो जैसे लाइट के लिए वो उसका मीडियम का डिपेंड करता है कि नहीं करता है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव। फोर्स के लिए बोलते हैं परमिटिविटी। हर एक मीडियम
इलेक्ट्रिकल फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अलग तरीके से रिस्पॉन्स करता है। असल में क्या बोले हम, हर एक मीडियम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अलग तरीके से क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। और हमको ये पता चला कि एयर से हम जब भी किसी मीडियम में जा रहे हैं, चाहे वो दूध हो, पानी हो, दही हो, लस्सी हो, कुछ भी हो, जा रहे हैं तो फोर्स क्या हो जा रहा है, घट ही जा रहा है। और फिर वापस एयर में आ जा रहा है तो फिर फोर्स क्या हो जा रहा है, मतलब एयर मीडियम सबसे अच्छा सपोर्ट कर रहा है किसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। और एयर को छोड़ के कोई भी दूसरा मीडियम क्या कर रहा है, अपोज ही कर रहा है। तो अपोज करना तो कुछ तो होना चाहिए जो उसको रोके। तो यहाँ इसलिए देखो यहाँ पे के साथ इन्वर्सली है, गौर करो मेरी बात, के साथ क्या है, ये जो एप्सिलॉन है ना, 4 तो कांस्टेंट नंबर, पाई भी 3.14 हर जगह सेम ही लेंगे, लेकिन एप्सिलॉन अलग अलग मीडियम का अलग अलग हो सकता है। तो जिस मीडियम का एप्सिलॉन ज़्यादा होगा उसका के क्या होगा, और के कम होने से फोर्स भी क्या हो जाएगा। और तुम सोचो ऐसे कि फोर्स एयर में सबसे ज़्यादा है, फोर्स एयर में ज़्यादा है तो के भी एयर में क्या होगा, के अगर एयर में ज़्यादा हो तो एप्सिलॉन क्या होगा, तो सबसे कम एप्सिलॉन किसका है ना। तो अगर ये कम है तो ये ज़्यादा है, ये कम है तो ये ज़्यादा है, मतलब एयर का ये कम है और ये, मतलब एयर जो उसको अपोज करने वाला है वो उतना अपोज नहीं करता है जितना कि बाकी अपोज करता है। तो ठीक इसका उल्टा तुम सोच सकते हो, बाकी मीडियम में फोर्स क्या है, कम है, तो के भी क्या होगा, के कम होगा तो एप्सिलॉन भी क्या होगा, मतलब बाकी अदर मीडियम का जो रेजिस्टिव प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग यहाँ एप्सिलॉन से दिखा रहे हैं उसको क्या, वो क्या है, ज़्यादा होता है। और इसलिए रेजिस्टिव प्रॉपर्टी ना बोल करके इसका नाम दिया गया परमिटिविटी। क्या नाम दिया गया, तो परमिटिविटी तुम थोड़ा देर समझाने के लिए बोल रहे, ऐसा है नहीं, एक तरह से किसी मीडियम का प्रॉपर्टी है जो कितना अपोज करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, है ना। परमिटिविटी ज़्यादा होगा तो ज़्यादा अपोज करेगा, इन्वर्सली है क्योंकि ये घट जाएगा ना। बात में क्या बोले हम, किसी मीडियम का परमिटिविटी ज़्यादा होगा तो के क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, तो एप्सिलॉन के बढ़ने से फोर्स घट गया ना। तो मीडियम ज़्यादा रेजिस्टिव होगा, परमिटिविटी ज़्यादा होगा तो ज़्यादा रेजिस्टिव होगा, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा घटेगा। क्लियर हो गया, समझ गया, अच्छा क्लियर हुआ। तो यहाँ पर एप्सिलॉन को नाम दिया गया, एप्सिलॉन भी यहाँ पे कांस्टेंट है, किसके लिए, एयर के लिए। किसके लिए, तो अलग अलग मीडियम का अलग अलग होता है, लेकिन फिलहाल अभी किसके लिए बात कर रहे हैं, एयर के लिए। तो के भी किसका है बाबू, एयर का। तो अगर के एयर का तो फोर्स भी कहाँ का, एयर का। के मीडियम का तो फोर्स भी कहाँ का, फिलहाल हम किसके लिए लिखे हैं, एयर के लिए। तो के क्या, एप्सिलॉन क्या हो गया, फॉर एयर, क्या, परमिटिविटी ऑफ एयर या फ्री स्पेस। बुक में क्या लिखा हुआ है, फ्री स्पेस, लेकिन कुछ नहीं देता है, कई बार एयर बोल देता है, तो एयर के लिए भी हम लोग ये यूज़ कर लेते हैं। हमारे साल पढ़ाते हैं, बोल देते हैं, कई बार वीडियो अपलोड कर देते हैं तो कुछ बच्चा बोलता है कमेंट में कि सर वो तो फ्री स्पेस का होता है ना, फ्री स्पेस का ही होता है, लेकिन अगर जब एयर भी करता है ना तो हम लोग क्या यूज़ कर लेते हैं, एयर का यूज़ कर लेते हैं। पास में है ना, फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम जैसा केस हो गया। वैक्यूम और एयर का सेम नहीं होता है, प्रैक्टिकली सेम नहीं होता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता है तो हम लोग एयर और वैक्यूम क्या लेके, फ्री स्पेस को सेम लेके चलते हैं। पास में है, तो ये हो गया फ्री स्पेस। अच्छा, अब अगर के अगर मीडियम का होगा तो 1/4 तो कांस्टेंट है ना, एप्सिलॉन भी किसका होगा, है ना, लेकिन मीडियम का एप्सिलॉन ज़्यादा होगा किससे, एयर से, क्योंकि ये ज़्यादा अपोज करेगा। तो ये क्या हो गया बच्चा, ये हो गया परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब कितना होगा, तो अलग अलग मीडियम का क्या होता है, अलग अलग होता है। पहले इसको नोट कर लो, फिर मीडियम कितना वो भी हम दिखा देंगे। बस में है ना, कोई किसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक समझने में, थोड़ा सा भी नहीं है ना, ठीक है, इसको नोट कर लो। कूलम्स तो हमें फोर्स का वैल्यू क्या होगा समझ में आ गया। के भी हम लोग देख लिए, लेकिन के इतना पता चला कि के कुछ फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है ना, इस स्टेज पे हमको समझ में आ रहा है कि के डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग लिख दिए के डिपेंड्स ऑन, तो के का मैटर जो आएगा वो डिपेंड करेगा अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग, है ना। तो पहला बात, अगर कोई बोले कि यूनिट पे, तो देखो यूनिट पे तो हर कोई डिपेंड करता है। 1 kg भी तुम अगर ग्राम में लिखो तो 1000 लिखना पड़ता है, इसका ये तो कि वेरिएबल हो गया। तो यूनिट सिस्टम पे तो हर एक कांस्टेंट भी डिपेंड करता है, उसका इस वैल्यू में अलग नंबर है तो उस वैल्यू में तो हमेशा कॉमन है सबके लिए। लेकिन जनरली डिपेंड का बात करेंगे तो के डिपेंड्स ऑन यूनिट के अलावा हो जाएगा मीडियम पे। किस पे हो गया, मीडियम के लिए। तो चलो पहले बात कर लेते हैं हम लोग एसआई में, पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसके लिए बात कर लेंगे सीजीएस में। किस में बात कर लेंगे, सीजीएस में। तो एसआई में 2 हो जाएगा, एक एयर मीडियम का के और एक कोई भी मीडियम का के। कोई भी मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी मीडियम हो सकता है, ठीक है, किसी भी मीडियम का के, कोई भी मीडियम का। अब वो मीडियम दिया नहीं है तो कुछ भी हो सकता है ना। फिर सीजीएस में भी तुम स्टडी करोगे तो एक होगा बाबू आपका एयर में, एक क्या हो जाएगा एयर में, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कोई भी मीडियम, ठीक। के का जो जनरल फॉर्मूला है वो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। क्या 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट है एयर के लिए, लेकिन मीडियम के लिए क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो पूरा कहानी है कि कहाँ पे अटकता है, इसी के पास ना, यही क्या हो जाता है, मीडियम की वजह से अलग अलग हो जाता है। यही फैक्टर ना क्या कर चेंज करता रहता है। इसीलिए हम क्या किए, एयर के लिए के का वैल्यू लिख दिए, एयर के लिए के का वैल्यू लिख दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और मीडियम के लिए के का वैल्यू लिख दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है। अब अगर फोर्स का फॉर्मूला ए में है तो तुम सीजीएस में लिखो ऐसा ही फॉर्मूला, तो फॉर्मूला वही रहेगा। तो इसी तरह तुम वापस सीजीएस में भी आ जाओगे तो के जो एयर में बेटा आप लिखोगे एकदम सेम, क्या लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही लिखोगे, और के मीडियम में आप क्या लिखोगे, मीडियम लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्या लिखोगे एप्सिलॉन। क्लियर है बात, समझ में आ गया, ये हो गया। अब इसमें बात समझो थोड़ा सा मेरे यहाँ पर कि हम लोग यहाँ पर इसको देख रहे हैं, एप्सिलॉन का वैल्यू जो होता है बाबू 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू होता है यहाँ पर, ये जो एप्सिलॉन देख रहे हो इसका वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻12। क्योंकि एयर का पता होता है हम लोग को, एयर हमेशा नोन है हम लोग के लिए, तो एयर का एप्सिलॉन हम लोग को हमेशा याद कर रखना पड़ेगा, है ना। एयर का एप्सिलॉन हम लोग हमेशा तो याद कर सकते हैं। आप लिख दे रहे हैं कि एप्सिलॉन नॉट जिसको बोले जो एयर के लिए वो 8.85 × 10⁻12 होता है एसआई में। सब कुछ किस में कर रहे हैं, एसआई में। तो यहाँ पे ये वैल्यू डालेंगे, सब सॉल्व करेंगे तो के का भी वैल्यू आ जाएगा, के का भी क्या आ जाएगा, एयर में एक वैल्यू आ जाएगा, सब करके सॉल्व करोगे तो ये आएगा 9 × 10⁻9। ये सब मतलब याद करने वाला टर्म है, मतलब याद करना ही होगा, जैसे हमको याद है वैसे तुम लोग को याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो के का वैल्यू हम निकालने के लिए पहले एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू डालेंगे एयर का, तो के भी किसका आ जाएगा, एयर का। एयर में एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 8.85 × 10⁻12 और के का वैल्यू 9 × 10⁻9। इजी है नंबर, 9 के याद रखना बहुत आसान है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब मीडियम बोलो सर क्या होगा, तो ये बोल नहीं सकते, क्यों भाई, क्योंकि मीडियम तो किसी का भी अलग अलग होगा तो देना पड़ेगा, उसके लिए के अलग अलग आएगा। हाँ लेकिन क्या होता है कि हम लोग इसको कॉम्पिटिटिव स्टडी कर सकते हैं, तो वो करेंगे आगे चल के, पहले इसको देख लेते हैं, इसको छोड़ दिए थोड़ा देर के लिए, इसके एप्सिलॉन लोचा में नहीं पड़े हम लोग। फिर वापस यहाँ चले आए एयर में, फिर से एयर में, तो 1/4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू एयर में होता है 1/4 पाई, याद रहेगा। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू सीजीएस मतलब में होता है 1/4 पाई ही होता है, एग्जैक्टली 1/4 पाई ही होता है। रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये के एयर में क्या आ जाएगा, के एयर में आ जाएगा 1। तो ये हो गया के एयर का और एप्सिलॉन नॉट एयर का, और यहाँ पर ये क्या हो गया, के एप्सिलॉन नॉट एयर का और के एयर का, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ हम कर दिए, सीजीएस में भी और इसमें एसआई में भी। तो देखो ये क्या हो गया, ये के किस में है ना, सीजीएस में, एक मिनट, और एप्सिलॉन भी किस में है, सीजीएस में, ठीक है। अब देखो ये के किस में है, एसआई में, और एप्सिलॉन भी किस में है, बोला है सबको मेरे अंदर ले लो, समा जा, ठीक है। एप्सिलॉन भी किस में है, ठीक है ना, एप्सिलॉन एसआई में, के एसआई में, किसका, एयर का। एप्सिलॉन सीजीएस में, के सीजीएस में, किसका, एयर का। वैसे मीडियम का, तो मीडियम का तो एप्सिलॉन कुछ भी हो सकता है, वो अलग अलग मीडियम, दूध है, पानी है, ठीक है ना, वो देखना पड़ेगा, ठीक, अलग अलग हो। अब सुनो, लेकिन एक चीज़ है, इतना पता है कि किसी भी मीडियम का जो एप्सिलॉन होता है वो हमेशा एयर से क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि फोर्स तो कम होता है मीडियम में, फोर्स क्या होता है, तो अगर ज़्यादा होता है किसी का भी, तो अगर हम रेशियो निकालें तो पता चला कितना ज़्यादा होता है, 2 गुना 3 गुना या 1.5 टाइम 1.3 कुछ भी तो होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, लेकिन क्योंकि ज़्यादा होता है। तो अब यहाँ पे एक कंसेप्ट मतलब कि नया कंसेप्ट जनरेट कर गया, वो क्या आ गया, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या आया, रिलेटिव परमिटिविटी, इसको एक्सप्रेस करते हैं ईआर से, किससे, ईआर से। एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी है। अगर एयर के परमिटिविटी को मीडियम से कंपेयर करोगे, या मीडियम का परमिटिविटी को एयर से कंपेयर करो, क्योंकि मीडियम का ज़्यादा, एयर का क्या है, कम है, चाहे एयर में करो, सीजीएस में करो या एसआई में करो, कंपेयर करना है। किसी का हाइट 10 फुट, किसी का हाइट 5 फुट, कितना आएगा रेशियो, 2 फुट। तो 2 फुट किसी का हाइट नहीं है, 2 फुट किसी का, 2 फुट क्या है कि वो उसके हाइट का 2 गुना है, उसके हाइट का, अगर एक का हाइट पता चल गया, मल्टीप्लाई कर 2 से, क्या उसका 2 गुना हाइट आ जाएगा, ठीक है ना। सपोज करो मेरा हाइट 5 फुट और सुमित का हाइट मान लो 10 फुट, ठीक है। और हम ऐसा बोले कि सुमित का हाइट का रिलेटिव टर्म 2 टाइम्स है मेरे हाइट का, अच्छा 2 टाइम्स है, तुम्हारा कितना है, बोले मेरा 5, तो उसका 10 होगा, ऐसा है ना। तो किसी मीडियम का अगर परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी पता है कितना गुना ज़्यादा है, अगर इसका पता है कि कितना गुना ज़्यादा है हमसे, तो तुमको खाली मेरा पता करने से उसका भी निकल जाएगा, है ना। तो इसी तरह किसी भी, क्योंकि एयर का तो हम लोग को ऑलवेज नोन है, एयर का तो हमको ऑलवेज, क्या बोले, एक मीडियम है जिसका रिलेटिव परमिटिविटी 3 गुना है, मतलब एयर से कितना गुना ज़्यादा होगा, तो
तो उसका 3 उसका परमिटिविटी नहीं है, वो बता रहा है कि वो एयर से 3 गुना ज़्यादा है, तो मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा, वो उसका परमिटिविटी नहीं है। इसी को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो अब क्या किए, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को कंपेयर कर दिए किससे, एयर से। किससे कंपेयर कर दिए, एयर से। इसी का नाम क्या हो गया, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है ना, तो किसी मीडियम का परमिटिविटी क्या होगा, किसी मीडियम का परमिटिविटी ईआर इंटू ईआर कितना टाइम ज़्यादा है, ईआर कितना टाइम ज़्यादा है, एयर से इतना टाइम ज़्यादा है, तो उस मीडियम परमिटिविटी, तो ये उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी है कि वो कितना टाइम ज़्यादा है, और ये क्या उस मीडियम का परमिटिविटी है। तो उस हिसाब से तुम चाहो तो यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। अब क्या करोगे, इसका सॉल्यूशन लोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह पे एप्सिलॉन नॉट ईआर। कोई भी मीडियम एयर से कितना गुना ज़्यादा होता है, ईआर, चाहे जो भी मीडियम हो। ठीक है, ईआर टाइम ज़्यादा होता है। और ये किसका होता है, एयर का। एयर का सीरीज में कितना आया था, 9 तो के क्या हो गया, के मीडियम का क्या हो गया 9 × 9/ER है ना, 9/ER। ठीक उसी तरह से यहाँ पे करोगे किसी मीडियम का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ER, तो ये किसका हो गया, ये किसका हो गया, है ना, एयर का। और एयर का सीरीज में कितना था, इसका पूरा वैल्यू 1, तो क्या आ गया 1/, इससे तुम अगर ER पता रहेगा तो के भी निकाल सकते हो, के भी निकाल सकते हो। बात समझ गया ना, चलो ये पॉइंट नोट कर लो। अब बताओ, तुम जब एयर से मीडियम में जा रहे हो तो बताओ एप्सिलॉन बढ़ रहा है कि घट रहा, एप्सिलॉन बढ़ रहा है ना, कितने टाइम से बढ़ रहा है, ER टाइम्स। दिखाई दिया यहाँ पे ना कि मीडियम का जो E है वो एयर से ER टाइम्स ज़्यादा है। तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, देखो तो थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। हम एक लिस्ट बना देते हैं, यहाँ लिखते हैं एयर, और यहाँ लिखते हैं मीडियम, ठीक है। एयर में एप्सिलॉन का वैल्यू कितना था, E0 था, और मीडियम में क्या था, E था, और ये E जो है E0 से क्या है, ज़्यादा है। तो हम लिखे कि E जो है E0 से ज़्यादा है। E0 से क्या है, उसके तरफ बड़ा साइन है ना, ग्रेटर है। कितना टाइम्स ग्रेटर है, ER टाइम्स। तो ये हो गया कि उससे ER टाइम्स ग्रेटर है। ठीक, और हमको पता है कि K जो है E के साथ उल्टा रिलेशन है, E बढ़ेगा तो K क्या होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाबू क्या, K किसका, एयर का। तो यहाँ क्या रखेंगे, K मीडियम का, हाँ है ना। अब मीडियम का K क्या है, कम है, तो यहाँ पे K जो है ये एयर का K, और ये मीडियम का क्या, कम है। अब सवाल कितने टाइम्स कम है, कितने टाइम्स कम है, तो वो तो निकाले भी ना। मीडियम का K 1/4 पाई एप्सिलॉन, चूंकि एप्सिलॉन ER टाइम बढ़ गया है तो K की ER टाइम क्या होगा, है ना, K तो इन्वर्सली टू E है, जितना टाइम्स E बढ़ेगा K उतना टाइम्स। तो भाई समझ में आ गया यहाँ से ना, तो यहाँ से K जो हो गया एयर के मुकाबले क्या आ गया, बाई ER टाइम्स, चाहे सीजेस हो या SI हो। अगर K एयर का डालेंगे 9 × 9 तो K मीडियम का भी क्या आएगा, K आएगा। K सीजेस में डालेंगे एयर का, सीजेस में 1 डालेंगे तो K मीडियम क्या आएगा, पास में है ना। तो K जब भी होगा मीडियम का एयर का बाई ER होगा, एयर का बाई, अगर एयर का SI तो मीडियम का भी SI, अगर एयर का सीजेस तो मीडियम का भी। और K एयर का सीजेस में कितना होता है 1, K एयर का सीजेस में कितना होता है, और मीडियम में कितना, K एयर का SI में कितना होता है 9, से निकल जाएगा। चलो ये पता चल गया। अब हमको पता है कि अगर ठीक है चलो हो गया समझ गए, तो फोर्स एयर और फोर्स मीडियम, फोर्स एयर और फोर्स मीडियम में चूंकि K घट गया है तो फोर्स भी घट गया होगा। तो फोर्स जो है एयर में और फोर्स जो है मीडियम में, मीडियम फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो कितना टाइम्स कम होगा, क्योंकि K का रिलेशन डायरेक्टली है फोर्स के साथ, जितना टाइम्स K घटेगा फोर्स भी, क्योंकि K डायरेक्टली टू F या F डायरेक्टली टू मीडियम में K अगर घट गया बाई ER तो फोर्स भी घट जाएगा, K तो मीडियम का डायरेक्टली है ना, कोई भी फोर्स K के साथ क्या है, डायरेक्टली है। तो भाई तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, एयर का बाई ER। वैसे प्रूफ करके नहीं दिखाया आप, तो चलो देख लो, ऐसे लिख लो। फोर्स एयर में आप लिखोगे K इन एयर, वही चार्ज है, उसी चार्ज को आप कहाँ डुबा के ले गए, मीडियम में। तो जैसे मीडियम में गए तो फोर्स भी किसका आ जाएगा, फोर्स आप फाइंड किसका करेंगे, मीडियम का। तो K भी किसका होगा, मीडियम का चार्ज तो वही है ना, तो चार्ज 2 था वही रहेगा, चार्ज 2 था वही रहेगा। क्लियर है। अब देखो
कि एयर का कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। ये क्या आ जाएगा Q1 और Q2/r², ये क्या आ गया फोर्स इन एयर, चलेगा। मीडियम में जाओगे देखो तो फोर्स इन मीडियम, कि मीडियम क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्योंकि मीडियम का क्या होता है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन होता है, ठीक, इनटू वही चार्ज को डुबाया आप उसी मीडियम में, खाली सेपरेशन भी सेम है, खाली मीडियम क्या हो गया चेंज हो गया। और मीडियम का एप्सिलॉन क्या होता है ER टाइम्स ऑफ एयर, है ना। तो आप क्या लिखोगे, आप चाहो तो इसको सीधा इसको डिवाइड कर दो, इसी को डिवाइड करो, चलो इसी को डिवाइड कर दो, 2/1 कर दो। मीडियम में कहा मैंने तो 1/2 कर दो, चलो, या फिर 2/1 कर दो, चलो यहाँ से हम करते हैं। तो क्या जाएगा फोर्स इन मीडियम बाई फोर्स इन एयर, क्या कटेगा बोलो तो 1/4 पाई Q1 Q2r² कट जाएगा, है ना। यहाँ बच जाएगा 1/एप्सिलॉन, वहाँ चल जाएगा 1/एप्सिलॉन, उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा आ जाएगा, क्या आ जाएगा मीडियम के नीचे एप्सिलॉन, तो यहाँ पे नीचे एप्सिलॉन, और एयर के ऊपर, उल्टा है ना, तो एयर नीचे तो एप्सिलॉन कहाँ होगा, ऊपर होगा। बात समझे कैसे हुआ, उल्टा में है ना, ऊपर है तो नीचे है, ऊपर है तो नीचे है, तो अगर ये ऊपर है तो इसका एप्सिलॉन नीचे होगा, और ये नीचे तो एप्सिलॉन कहाँ होगा, यूनिवर्सली के रेशियो में डिवाइड करो तो इतना आ जाएगा। और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो फोर्स इन एयर बाई फोर्स इन मीडियम, E बाई, है ना, हाँ, मीडियम का E, मीडियम का फोर्स इन्वर्सली है, एयर का E, एयर का फोर्स, E बढ़ गया फोर्स घट गया, E घट गया फोर्स बढ़ गया, ठीक है। चलो अब ये समझ रहे हैं। अब एक काम करो, इसको तुम क्या ले सकते हो कि वो मीडियम कितना गुना ज़्यादा है किससे, एयर के E से। अगर मान लो थोड़ा, चलो थोड़ा देर के लिए मीडियम का E नहीं दिया हुआ है, कितना है एग्जैक्टली नहीं दिया हुआ है, लेकिन दिया हुआ है कि वो एयर से कितना गुना ज़्यादा है, तो भी काम चल जाएगा, तो भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चा, यहाँ लिखेंगे फोर्स इन एयर बाई फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू ER। तो फोर्स इन मीडियम बच्चा आ गया यहाँ से फोर्स इन एयर बाई ER, प्रूफ हो गया, क्लियर ना। ये प्रूफ एग्जाम में बोर्ड्स में चाहे वो CBSE हो या फिर ISC हो या फिर WB हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आता है यहाँ पे, क्लियर हो गया। तो ये रिलेशन और ये रिलेशन आना चाहिए, बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा चीज़ नहीं है कि जो बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिशन में नहीं हो, कॉम्पिटिशन में तो कुछ भी आ सकता है, बोर्ड में पहले सब कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बेसिक पार्ट है, बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है, स्टार्टिंग में तुम लोग को लगता होगा ये, बाकी तो बच्चा वाला चीज़ है, सब चीज़ एकदम जीरो लेवल, ठीक। चलो इसको नोट कर लो। अब आओ, यहाँ पर एक चार्ज है Q1, ठीक है, और यहाँ पे एक चार्ज है Q2, और यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है Q0, कितना है Q0 है। और हम ऐसा गिवन कर रहे हैं कि ये वाला जो सेपरेशन है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सेपरेशन है, ये है R1, और यहाँ से ये सेपरेशन कितना है R2। हमको क्या करना है, फोर्स फाइंड करना है ऑन चार्ज, फाइंड द फोर्स, फाइंड द फोर्स ऑन, पहला Q1 पे, दूसरा Q2 पे, तीसरा Q0 पे। तीनों पे क्या निकालेंगे हम लोग, फोर्स निकालेंगे, स्टेबल, अनस्टेबल, रिजल्टेंट जीरो, ये वो हेन तेन कंडीशन बाद का बात है। पहले फोर्स निकालना सीखो, उसके बाद फिर बाकी बात। पहले हम स्ट्रेट लाइन में सिखाएंगे, फिर ट्रायंगल में, फिर स्क्वायर में, फिर हेक्सागोन, पॉलीगन, डिफरेंट शेप्स, उससे मतलब नहीं, फिर वेक्टर का इन्वॉल्वमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे करके, ठीक है। तो तुम उसमें यार खुशी नाम है ना, तो चलो खुशी चल रहा है कि नहीं फिजिक्स के साथ, हाँ चलो ठीक है, आ जाओ भाई। पहले चलो निकाल दे Q1 पे कि क्या फोर्स होगा। पहले यहाँ बात देखो, यहाँ पे कोई माइनस चार्ज नज़र नहीं आ रहा है। कभी भी कोई चार्ज का कुछ प्लस माइनस ना दे तो हमेशा क्या कंसिडर होता है, प्लस ही कंसिडर होता है, याद रहेगा, तुम उसको माइनस नहीं ले सकते हो। चार्ज लाइक रहेगा तो रिपल्सन, अनलाइक रहेगा तो दूसरा एक नोट पॉइंट। जो बच्चा देखते हैं 12 में पास कर जाता है, कंपटीशन में आता है तो भी बोलता है कि सर जो कूलम्स तो लगाए थे आप वहाँ पे फॉर्मूला, जैसे Q1 था और ये Q2 था बाई R² था, तो Q1 अगर प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस लिखेगा तो ऐसा लिख सकते हैं। हम बोलते हैं मत लिखो, बोले अगर बुक में लिखता है लिख सकते तो भी मत लिखो। तुम हमेशा Q का वैल्यू डालो, Q2 का वैल्यू डालो, उसका नेचर से तुम पता करो अट्रैक्शन है कि, वो तुम एरो में दिखाओ कि रिपल्शन है कि, और कभी मैग्नीट्यूड में मत दिखाना, गलती जाने का चांस क्या होता है,
कुछ लोग दिखाने का कोशिश करता है, उसको उस हिसाब से प्रैक्टिस रहता है, लेकिन वो वहाँ पे क्या होता है, जिस तरह का आदत डालो, कुछ आदत में गलती कम होता है, कुछ आदत में गलती क्या ज़्यादा होता है, तो इसमें गलती क्या होता है, तो इसलिए इसको चक्कर में पड़ना ही नहीं है। फोर्स, कूलम्ब का फोर्स का वैल्यू बताया, रिपल्सन अट्रैक्शन तुम देख के दिखाओ प्लस माइनस से, ठीक है, तो वो कभी काम मत करना। चलो ये हो गया, इसका काम खत्म। चलो अब ये समझो बात को, हम दिखा रहे हैं सीधा सीधी फोर्स किस पे सर, Q1 पे, तो Q0 इसको रिपेल करेगा, Q0 इसको कितना से, फोर्स K Q1 Q0 बाई सेपरेशन कितना है, R1 स्क्वायर। तो लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट लिखे, तो K Q1 Q0 बाई सेपरेशन। अच्छा Q2 भी नेचर पॉजिटिव है, तो भी ये भी इसको रिपेल ही करेगा। तो चलो ठीक है भाई, ये इसको दिखा दो, K Q1 Q2 जिसके बीच उन दोनों का चार्ज का प्रोडक्ट, इसके बीच फोर्स तो इन दोनों का प्रोडक्ट, इसके बीच फोर्स तो इन दोनों का प्रोडक्ट। क्लियर है कि नहीं, समझा रहा। चल तो K Q1 Q2, K Q1 Q2 बाई सेपरेशन पूरा कितना है, हाँ R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, तो R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा नेट फोर्स का आंसर, वो तुम लोग करोगे अपना, इतना तुम लोग बच्चे नहीं हो, ठीक। अच्छा अब आ गया, दिखाते हैं Q2 पे। Q2 के बगल में कौन बैठा है, ये कुछ नहीं तो पॉजिटिव नेचर का, ये उसको रिपेल करेगा इधर, तो उसका कलर चेंज कर देते हैं के लिए। चलो उसको रिपेल कर रहा है कितना से, K Q2 Q0 है ना, सेपरेशन कितना है इनके बीच, R2 का होल स्क्वायर। अच्छा इससे बगल में यहाँ ये भी बैठा है, ये भी उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। आसपास जितना चाहते हो वो सब दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा। फिलहाल यहाँ रिपल्सन का चांस है क्योंकि कोई माइनस नहीं, तो अट्रैक्शन तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो ये भी इसको रिपेल करेगा, वो भी इसको रिपेल करेगा, सब एक दूसरे का अट्रैक्शन रिपल्सन, इसको वो दोनों, उसको ये दोनों, और इसको ये दोनों, ठीक है ना। ओके हाँ भाई, तो क्या आएगा, K Q2 और इसके साथ Q1 सेपरेशन, हाँ R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। सीख गए। अच्छा अब इसके लिए बात कर लेते हैं बाबू, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा ये प्लस इसको रिपेल करेगा कितना से, K Q1 Q0 बाई सेपरेशन R1 का होल स्क्वायर, और इस Q0 को ये रिपेल करेगा K Q2 Q0 बाई सेपरेशन R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। R2 का या R1 का स्क्वायर या R2 का स्क्वायर। अब ये सर दोनों साइड से फोर्स लग रहा है, किधर जाएगा, डिपेंड करेगा। अगर ये फोर्स ज़्यादा हो गया, ये कम, तो राइट भागेगा, ये फोर्स ज़्यादा हो गया, ये कम, तो लेफ्ट भागेगा। दोनों बराबर हो गया तो कहीं नहीं भाग, चुपचाप वहाँ पे रुका रह जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसके और इसके फिलहाल रुकने को चांस, क्योंकि इसका नेट फोर्स कभी कैंसिल आउट नहीं हो सकता है। तो अगर ये तीनों पॉजिटिव चार्ज है तो ये इक्विलिब्रियम में आ सकता है, रेस्ट में आ सकता है। लेकिन दो पार्टिकल जो बगल बगल इक्विलिब्रियम में, रेस्ट में, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता था, नेट फोर्स जीरो। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता था, इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो। तो अगर तीनों पॉजिटिव चार्ज है तो अगर इफ तो अब ये सब क्वेश्चन अब घुमाता फिर आता है, इफ Q1 Q2 और Q0 सभी क्या है, पॉजिटिव है, सभी क्या है, पॉजिटिव है, तो Q0 में भी इक्विलिब्रियम, Q0 में मतलब अगर इक्वल हुआ तो हो जाएगा, नहीं भी हो सकता है, तो मे भी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब क्या हो गया, हाँ नेट फोर्स जीरो हो सकता है, मे बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। लेकिन Q1 और Q2 मस्ट नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का चांस ही नहीं है क्योंकि जीरो तो है ना, तो नॉट इन इक्विलिब्रियम। मस्ट तुम लगा सकते हो, मस्ट लगा सकते हो, मस्ट लगा सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर ये माइनस हुआ, Q0 क्या हुआ, माइनस, इफ Q0 इज माइनस, इज नेगेटिव, एंड Q1 एंड Q2 पॉजिटिव है ना, तो ये माइनस हो गया तो Q0 वाले में अट्रैक्शन आ जाएगा, तो ये इसको कैंसिल कर सकता है, Q0 में अट्रैक्शन आ जाएगा ये वाला, तो ये भी क्या कर सकता है, उसको कैंसिल कर सकता है। क्योंकि देखो ये प्लस है, ये प्लस इसको रिपेल करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, Q0 वाला उसको अट्रैक्ट करेगा, तो रिपल्सन अट्रैक्शन में भी इक्वल हो जाए तो कैंसिल हो जाए, तो इक्विलिब्रियम में आ सकता है, ठीक है ना। अच्छा ये Q2 इस Q1 को रिपेल करेगा, पॉजिटिव है तो Q1 Q2 रिपेल कर रहा है, लेकिन Q0 क्या करेगा, Q0 इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल करेगा, तो भी ये भी बैलेंस हो सकता है। और ये देखो ये प्लस इसको अट्रैक्ट करेगा, ये माइनस इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी बैलेंस हो सकता है।
अगर बीच वाला माइनस हो जाता है तो तीनों इक्विलिब्रियम नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, चांस बन सकता है, अगर इक्वल हो जाए तो हो सकता है। ठीक है ना, क्लियर? तो देखो यहाँ पे अभी तुमको एक बात लॉजिक सिखाएंगे, जब तीनों पॉजिटिव रहेगा ना तो फिर बीच वाला इक्विलिब्रियम हो सकता है, अगल बगल नहीं सकता है। तीनों निगेटिव रहेगा ना तो भी यही केस बनेगा, बस सबकी जगह क्या निगेटिव, तो रिपल्सन नहीं होगा, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तभी सब ट्रिपल करेगा, ऐसे ही कहानी बनेगा, है ना। तो भी मतलब कि तीनों पॉजिटिव हो और निगेटिव हो, यही कंडीशन बनेगा। तीनों पॉजिटिव हो आपस में रिपेल रिपेल रिपेल, तीनों निगेटिव तो भी आपस में रिपेल 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 सब रिपेल, तो भी ये कंडीशन बनेगा। मतलब बीच वाला सारा लाइक चार्ज है तो बीच वाला इक्विलिब्रियम हो सकता है, अगल बगल वाला हो भी सकता है। प्रैक्टिस करना होगा सब बात तुमको धीरे धीरे, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर अगल बगल पॉजिटिव और बीच वाला नेगेटिव, या अगल बगल नेगेटिव बीच वाला पॉजिटिव, मतलब ये दोनों सेम, तो ये दोनों रिपेल करेगा लेकिन ये अट्रैक्ट करके बैलेंस कर सकता है उसको। तो बोलना चाह रहे हैं हम क्यू नॉट इज नेगेटिव एंड क्यू प्लस पॉजिटिव, या फिर क्यू नॉट इज पॉजिटिव एंड क्यू वन क्यू टू निगेटिव। तो इस केस में अगल बगल वाला क्या हो सकता है, बैलेंस हो सकता है, और बीच वाला बैलेंस हो सकता है। देन Q1 आजा भाई, Q2 एंड Q0 सभी क्या हो सकता है, मे बी इन, मस्ट नहीं हो सकता है क्योंकि बैलेंस अगर हो गया, इक्वलाइज हो गया तो हो सकता है, मे बी इन इक्विलिब्रियम। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ, अच्छे समझ में आया। अब इसका प्रैक्टिकल हम लोग करके भी देख लेंगे, इक्विलिब्रियम करके भी हम लोग देख लेंगे। समझ में आ सब कुछ अच्छे से, ठीक है ना। चलो इसको नोट करो, अनिकेत समझ में आ रहा है। अब यहाँ से क्या हो गया कि क्वेश्चन कंपटीशन उठने लगेगा, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन को माइंड को देख रहा है कि कौन क्या सोच सकता है, ठीक है। तो इसको चलो करो इसको नोट। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रॉब्लम नंबर 1 आज का। वो तो तुमको पीछे प्रॉब्लम टेक्निक समझाए, प्रॉब्लम नंबर 1 ये है। सुनो अब देखो अच्छे से, मेरा यहाँ बात तो समझो। ये क्वेश्चन आता है, एकदम आएगा ये क्वेश्चन ऐसा, मतलब कि कहीं ना कहीं टेस्ट में, स्कूल के एग्जाम में, नीट में, जेई में दिखता ही दिखता क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर ये एक तुमको एक लाइन दे दिया, शायद ये टेढ़ा है, अब ये ठीक सीधा हो गया। और यहाँ पर बाबू क्या कर रहा है कि एक चार्ज को रख दिया जिसको दिखा रहा है कैपिटल की, और इसको भी दिखा रहा है कैपिटल की। ये इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान वाला। और सेपरेशन क्या दिखा दिया इनका, स्मॉल r। क्यू नॉट को भी हटा कर रखा है, कुछ बात ही नहीं पता, क्वेश्चन क्यू नॉट से ही बन रहा है, ठीक है। फाइंड द पोजिशन ऑफ क्यू नॉट सो डैट नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। मतलब इक्विलिब्रियम है, कौन इक्विलिब्रियम है ना। तो सिंपल शॉर्ट में हो सकते हो, फाइंड द पोजीशन ऑफ क्यू नॉट फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ क्यू नॉट। या क्वेश्चन बोले क्यू नॉट को कहाँ प्लेस करें, जो पहले बोले थे हम, कहाँ प्लेस करें कि क्यू नॉट फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है ना। तो हमको पहले फाइंड करना है पोजीशन ऑफ क्यू नॉट, पोजीशन ऑफ क्यू नॉट किसके लिए, फॉर इक्विलिब्रियम। किसका इक्विलिब्रियम, सबका नहीं, ऑफ क्यू नॉट ओनली। बाकी तुम लोग इक्विलिब्रियम हो कि नहीं हो भाई, अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता वाला हिसाब इसका। अपना 0 कर लिया, बाकी 0 होने को मतलब नहीं, अपना 0 कर लिया, ठीक। तो ये लोग बोला ठीक है भाई आओ तुमको पहले 0 करते हैं। तो चलो अब हमको पता चल रहा है कि उसको बीच में रखना पड़ेगा, क्योंकि बीच में रखो तो जितना ये रिपेल करेगा उतना, अगर वो माइनस हुआ तो भी। देखो बात समझो मेरा, क्वेश्चन का वेरिएशन तो बहुत कुछ कर सकता है। अगर ये दोनों प्लस है और क्यू नॉट प्लस है तो दोनों रिपल्सन करके इसको 0 कर देगा, और क्यू नॉट माइनस है लेकिन वो दोनों क्या है, प्लस है, तो ये क्यू नॉट ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट, दोनों से में अट्रैक्ट करेगा, तो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बात अभी नेचर का नहीं है, अभी बात है कि बस 0 हो जाए, चाहे प्लस हो या, तो बीच में रख दोगे तो ये दोनों प्लस, अगर ये प्लस को बीच में रखोगे, प्लस को बीच में रखो तो ये दोनों रिपेल करके इक्वली रिपेल करके कैंसिल कर देगा। अगर इसको रखोगे माइनस है ये, अगर ये माइनस है तो दोनों इक्वली अट्रैक्ट करके कैंसिल कर देगा, लेकिन कैंसिल तो बात अभी नेचर का फिलहाल तो नहीं है, बात 0 कर रखा है। क्योंकि तुम प्लस रखोगे तो भी 0 हो जाएगा, माइनस रखोगे तो भी 0। ठीक ऐसा ही जैसा कि पहले हुआ था, क्यू नॉट बीच में माइनस है या प्लस है, अगल बगल वाला प्लस माइनस को भी, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्यू नॉट में भी इन इक्विलिब्रियम। देखो क्यू नॉट निगेटिव है, क्यू वन क्यू के प्लस है, तो भी क्या हो जाएगा क्यू नॉट, और इवन कि क्यू नॉट अगर मान लो कि प्लस भी है और ये अगर माइनस भी है तो भी क्यू नॉट क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम में। अगर ये दोनों प्लस है और ये माइनस है तो ये दोनों उसको अट्रैक्ट करके कैंसिल कर देगा।
अगर ये माइनस है और ये भी माइनस है, मतलब दोनों माइनस है, जैसे ये पहले केस में होता तीनों माइनस हो जाए या तीनों प्लस हो जाए, जैसे हुआ था ना उसके जैसा, मतलब ये दोनों भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो दोनों इसको रिपेल करके क्या कर देगा, जीरो कर देगा। ठीक है पास मेरा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे अगर फिर ये प्लस है तो ये दोनों माइनस है तो भी इसको अट्रैक्ट करके कैंसिल कर देगा। अगर ये खुद भी अगर ये लोग प्लस रहेगा दोनों मिल करके तो भी इस दोनों को रिपेल करके क्या कर देगा, कैंसिल कर जीरो कर ही देगा। पास में है ना। तो Q1 एंड Q0 अगर यहाँ पे क्या हो गया, Q1 क्या, उसका ये जो कंडीशन लिखे हम बाद में लिखे हैं, ये कंडीशन लिखे हम बाद में। तो इसको समझो, हम लोग जो यहाँ पे लिखे थे अभी क्या, अगर मान लो कि तीनों माइनस हो जाएगा तो फिर Q1 Q0 और Q0 में तीनों में किलो में नहीं आएगा, सिर्फ कौन वाला आएगा, बीच में, है ना। लेकिन हम लोग क्या करें, Q1 Q0 एंड Q0, Q1 Q2 एंड Q0 में भी इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि हम लोग इसको नहीं लिए थे, हम लोग इसको समझो, रिलेट करो। ये दोनों क्या है, प्लस है, बीच में कौन बैठा है, माइनस, तो ये दोनों प्लस है, दोनों उसको अट्रैक्ट किया, कैंसिल करके वो क्या इक्विलिब्रियम कर दिया। लेकिन ये आपस में रिपेल कर रहा है ना, और ये फिर इसको क्या अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो तीनों क्या बैलेंस हो सकता है, तो तीनों क्या हो सकता है, Q0 इज प्लस एंड Q2 माइनस, तो क्या हो जाएगा, Q1 Q0 में सभी इक्विलिब्रियम हो सकता है। तो ये जो हम लिखे तो उसमें क्या हो जाएगा, तीनों इक्विलिब्रियम करने के लिए है। और बगल में अगर माइनस प्लस और इसको फिर माइनस कर दिए, फिर प्लस कर दिए, तो मतलब कि ये दोनों प्लस माइनस कुछ भी हो, ये माइनस हो, तो फिर तीनों इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, फिर क्या कोई एक हो जाएगा। तो हम कोई एक का बात नहीं, हम यहाँ पे जो समझाए थे बाबू, यहाँ पे समझाया था क्या, तीनों के लिए, तीनों का भी इक्विलिब्रियम हो सकता है, तीनों का भी इक्विलिब्रियम हो सकता है, जो दो प्लस के बीच माइनस हो, ये दो माइनस के बीच में प्लस हो, तब तीनों बैलेंस हो सकता है, हो जाए जरूरी। और जब तीनों प्लस हो जाए या तीनों माइनस हो जाए तो सिर्फ बीच वाला क्या होगा, प्लस होगा, इक्विलिब्रियम होगा, बाकी नहीं होगा। या फिर सिंपल सा बात है कि इधर दो प्लस इधर माइनस, या इधर दो माइनस इधर प्लस, कुछ भी हो, बीच वाला तो बीच में दो इक्विलिब्रियम हो ही जा रहा है, बीच में इक्विलिब्रियम हो ही जा रहा है। तो वो मे भी लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे चार्ज इक्वल नहीं है, हो भी सकता है। लेकिन अब भी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे तो एकदम चार्ज सेम चार्ज। अब ये भाई प्लस हो या माइनस हो, तुम Q0 को रख दिए, अगर ये प्लस है तो दोनों उसको रिपेल करके कैंसिल कर देगा, अगर ये माइनस है दोनों इसको अट्रैक्ट करके कैंसिल कर देगा। तो बीच वाले के जीरो होने के लिए अगल बगल प्लस है कि माइनस से मतलब ही नहीं है किसी भी, ये खुद प्लस आने से इक्वल नहीं है, बीच में दो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर ये माइनस हो जाए और ये प्लस हो जाए, समझो कॉम्बिनेशन समझो, तो ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट कर देगा, तब नहीं हो जाएगा। ये दोनों क्या रखना है, सेम, क्या रखना है, सेम। तो वो तुम देख के केस निकालोगे। हम फिलहाल अभी जो केस देख रहे हैं, हम कभी सिंपल केस हम कॉम्प्लिकेट करना नहीं चाह रहे हैं, हम बस इतना दिखा रहे हैं, दो प्लस के बीच, कहाँ गया भाई, और क्यों नहीं होगा इसका दिल, ठीक है चलो। तो फिलहाल हम इसको Q0 को चलो यहाँ रख दिए, इस Q0 को यहाँ पर रख दिए, इरेजर लगा लेते हैं, ठीक है। मान लो हम Q0 को यहाँ रख दिए, Q0 को, और तुम जस्ट ऐसा मानो कि तुमको पता भी नहीं है कहाँ रखें Q0 को, ऐसे पता है R/2, लेकिन जस्ट इमेजिन तुमको नहीं पता है। तो यहाँ से मान लीजिए x दूरी पे कितना है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, हाँ, चूंकि इसका नेट फोर्स जीरो करना है, चाहे ये प्लस हो या जीरो करना है, अगल बगल जो भी है, ठीक। ये अंधा मन के मत करो, रट्टा मार के नहीं, समझ के। अगर ये माइनस होता और ये प्लस होता तो बीच में रखने से बैलेंस, हाँ, क्योंकि ये रिपेल करता ये अट्रैक्ट कर लेता तो भाग जाता उधर, ये रिपेल करता ये अट्रैक्ट कर, दोनों इधर ही होता है। ये दोनों सेम रखना पड़ रहा है हमको, बीच वाला प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ये दोनों माइनस ये प्लस माइनस, ये दोनों प्लस ये प्लस माइनस, ये बोलना चाह रहे, ठीक, बैठ गया, ओके ठीक है भाई। अब तुम बोले हमको नहीं पता, चलो क्या हमको इक्वेशन निकालो। मान लो ये अभी कुछ नहीं पता तो Q0 प्लस लेंगे। बाबू सुनो, बाबू देखो यहाँ पे, तो Q0 को ये Q प्लस करेगा, अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा। बोले सर ये तो बताना पड़ेगा Q0 प्लस है कि माइनस है ना, बताया नहीं बताया, जब नहीं बताया तो हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे, प्लस ही लेके चलेंगे, ठीक, यही रूल होता है। जब कुछ नहीं बोला तो प्लस दे दिया तो माइनस ले लेंगे, ओके। तो ये Q उस Q0 क्या करेगा, रिपेल करेगा, कितना क्या करेगा, रिपेल करेगा। मान लेते कितना से, F1 से, कितना से, अब F1 निकालो बाबू, F1 निकालो, F1 Q0 दूरी कितना है ये वाला, चले गया, हो गया। अच्छा बाबू ये Q Q0 क्या करेगा, वो भी रिपेल करेगा, कितना से, F2 से,
तो उसको F2 क्या लिखोगे, F2 क्या लिखोगे, K Q नॉट बाई, क्वेश्चन नंबर, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम कि Q नॉट को मैं ऐसी जगह पर रखना था जहाँ पे नेट फोर्स क्या आ जाए, 0। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम F1 और F2 क्या होना चाहिए, आपस में इक्वलेंट। वेक्टर से लिखोगे तो वैल्यू से ऐसे लिख सकते हो, वेक्टर से ऐसे लिख सकते हो, इक्वलेंट अपोजिट। लेकिन वैल्यू तो इक्वल ही होगा, वैल्यू तो क्योंकि दोनों अपोजिट में है, कैंसिल कर जाएगा। तो क्या लिखोगे यहाँ से, K Q नॉट बाई एक्स स्क्वायर, K Q नॉट बाई R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बाबू क्या कटेगा, यहाँ से आप देखो K Q नॉट कट गया, बच गया क्या बाबू, बोलो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको रूट यहाँ भेज दो तो स्क्वायर हट जाएगा ना, स्क्वायर हट जाएगा। तो x इज इक्वल टू बच्चा R माइनस एक्स, 2x इज इक्वल टू R, देयरफॉर x इज इक्वल टू x क्या करना पड़ेगा, R/2, मतलब बीच में रखना पड़ेगा। वो तो कॉमन सेंस पता ही था, बीच में क्यों, ताकि जितना वर्ड ट्रैक करे कि दोनों का चार्ज सेम है तो फोर्स सेम रखने की डिस्टेंस भी क्या करना पड़ेगा, इसका चार्ज भी सेम, इसका फोर्स सेपरेशन भी सेम, सब कुछ सेम, तो फोर्स भी क्या होगा सेम। जितना से वर्ड रिपेल करेगा उतना से वर्ड रिपेल करेगा, जितना से वर्ड ट्रैक करेगा उतना से, क्योंकि ये प्लस भी हो सकता है, ये माने हमने सॉल्व करके कुछ भी मान के प्लस मान के सॉल्व कर लिए, तो उसको कहाँ रखना पड़ेगा, मिड पॉइंट पे। तो इतना सवाल हो गया कि Q नॉट को हमको अगर Q नॉट को अगर इक्विलिब्रियम में लाना है, मतलब Q नॉट के ऊपर नेट फोर्स 0 करना है, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, तो बीच में रख दो, हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा। अब प्लस के माइनस डिसाइड करना है तो दूसरा कंडीशन डिसाइड करेगा, ये कंडीशन नहीं, वो क्या है कि हमको इनको भी बैलेंस करना है, किनको, अगल बगल वाला को। तो याद है हम अगल बगल वाला को बैलेंस करने के लिए बताए थे, अभी पीछे दिखाए थे कि बीच वाला का नेचर अपोजिट होना चाहिए। अगर बीच वाला माइनस है तो अगल बगल क्या होगा, प्लस, और अगर अगल बगल वाला प्लस है तो बीच वाला क्या होना चाहिए, और अगल बगल माइनस है तो बीच वाला क्या होना चाहिए। तो फिलहाल हम बीच वाला क्या माने हैं, तो अगल बगल क्या होना चाहिए। लेकिन अगर हम कंफर्म कर दिए कि अगल बगल प्लस है तो हाँ बात समझ, क्योंकि अगर बीच वाला को क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर बोलो को लॉक किया कि प्लस प्लस, बीच वाला बाहर से आ रहा है तो कुछ भी हो सकता है, तो वेरिएशन किस पे डालेंगे हम, थोपेंगे, बीच वाला भी क्या अगल बगल पे, हाँ अगर बोलो क्या लॉक कर दिए प्लस, तो बीच वाला क्या होना पड़ेगा माइनस। इस समझ में आ गया, लेकिन इसे कैलकुलेटिव वे में निकालेंगे हम लोग, ठीक है ना। अच्छा ये जो कंडीशन बाद में लोग कहते हैं समझाने के लिए, वो इसका जो कंडीशन लिखी ये वाला, उसके हिसाब से यही फॉलो होगा, उसके हिसाब से यही फॉलो होगा। फिर जैसे एक्सपीरियंस तुम लोग का बढ़ेगा, कैसा भी फोर्स देगा, कैसा भी चार्ज देगा, तुम खुद निकालोगे, ठीक है ना। तो चलो अब यहाँ पर ये क्या हो गया कि हमको पता चलेगा बीच में रखना पड़ेगा। तो अब बोले, अब सेकेंड क्वेश्चन बोल दिया यहाँ पे, मान लो कि फाइंड दी मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ Q नॉट सो डैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम मतलब हर कोई, वो तो था ही, वो तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका वैल्यू जहाँ पे भी रखे हो, कुछ भी वैल्यू हो, जहाँ पे रखे वहीं रहने दो, लेकिन उसका वैल्यू को ऐसे एडजस्ट करो, ऐसे ट्यून करो, चार्ज का नेचर ऐसा ट्यून करो कि जो अगल बगल था, लेकिन पोजीशन चेंज मत करो, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, हमको यहाँ से हिला दिए तो फिर हम 0, हमको यहाँ रहने दो, मेरा वैल्यू और नेचर को एडजस्ट करके बाकी लोग को भी एडजस्ट कर लो। तो ये ट्यूनर हो गया, एक तरह से ट्यूनर हो गया ना, कि मैं हमको ये रहने दो, नहीं तो फिर अगर बच्चा तुम उसको 0 करने चक्कर हमको हिला दिए तो उनका 0 हो गया, मेरा 0 नहीं रहेगा, और समझे ना। तो ये अपना काम को थोड़ी बिगाड़े, बोला ठीक है हम तो सेट हो गए, अब हमको तुम एडजस्ट कर लो इसी जगह पर, लेकिन हम कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि मेरा पोजीशन हम यहाँ 0 है, हमको 0 रहना, हमको हिलना नहीं है। इसका वैल्यू का एडजस्ट किए, थोड़ा घटाया, थोड़ा बढ़ाया, नीचे को प्लस माइनस करके देखिए अगल बगल वाला बैलेंस हो गया। जैसे बैलेंस हो गया कैलकुलेट कर देख लिया कितना है भाई इसका वैल्यू, कि जिस पे अगल बगल भी बैलेंस हो गया। तो अब अगला क्वेश्चन यही हम लोग का, फाइंड दी मैग्नीट्यूड and nature of Q naught so that system is in equilibrium, है ना। सिस्टम किस में चला गया, सिस्टम मतलब हर कोई इक्विलिब्रियम, वो तो था ही बीच वाला, उसके अलावा अगल बगल भी क्या देख रहे हैं, बोलो भी क्या चला गया। एक बार तुम लोग इसको ट्राई करोगे, फिर इसका तुम लोग को बताएंगे, पहले इसको नोट कर लो फिर इसको ट्राई करो, समझ रहे हैं। एक बात एकदम स्टेप बाय स्टेप पकड़ के हर प्रोसेस चलते चलोगे, कोई टॉपिक हार्ड नहीं होगा, कोई क्वेश्चन टफ नहीं होगा, हर एक क्वेश्चन जितना पढ़ाएंगे सब वहीं से कनेक्ट होगा। लेकिन 3 महीने बाद जब फिर कॉपी उठाओगे तो फिर वो चीज़ नहीं हो सकता बाबू, रिवीजन स्ट्रॉन्ग होना पड़े, जितना बार रिवाइज कर सकते हो कर जाओ, लगता है तुम 10 बार करो 10 बार कर जाओ, कि ये तो इसको हिलना नहीं अपनी जगह से, बाकी पे फोर्स भी 0 करना है हम लोग को। तो एक काम करते हैं, पहले डायग्राम जो था उसको पहले फिर से ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ये देखो डायग्राम था, और बाबू यहाँ पर ये था Q, ये भी था Q,
और बीचों बीच कौन था? तो अब मेरे लिए ये वैल्यू पता है कितना आर वाई, और ये भी कितना है। अब ऐसे एडजस्टमेंट किया जाए क्यू नॉट को, उसके वैल्यू और उसके, क्योंकि सुनो मेरी बात, रीज़न समझो। पहले से इमेजिन करो क्यू नॉट है ही नहीं, ठीक? तो उस वाले क्यू को डिस्टर्ब कौन कर रहा है? ये वाला क्यू। कितना से? के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू क्यू, के क्यू स्क्वायर बाई, ये पूरा तो आर है ना, और ये वाला भी इसको डिस्टर्ब कर रहा है कितना से? उतना से ही, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब अगर बीच में कोई चार्ज ना हो तो ये फोर्स कभी बैलेंस नहीं होगा, और कभी बैलेंस नहीं होगा तो कभी जीरो। अगर बीच वाला प्लस हो जाए तो ये उल्टा और रिपेल करेगा, ये उसको और रिपेल करेगा, कभी जीरो ये लोग नहीं हो पाएगा। इसका मतलब कि इसको प्लस, इसको माइनस ही होना पड़ेगा। तो एक चीज कंफर्म हो गया कि इसका नेचर क्या होना चाहिए। लेकिन हम लोग कुछ माने थे कि प्लस मान के सॉल्व किए थे, ठीक। दूसरा, अगर ये माइनस हो भी गया तो ये 100% श्योरिटी नहीं है कि वो उसको जीरो कर देगा, क्योंकि हो सकता है माइनस तो है, अट्रैक्ट तो कर रहा है, लेकिन इसका अट्रैक्शन उतना सफिशिएंट नहीं है कि इस वाले प्लस के फोर्स को बैलेंस कर ले। इसीलिए उसको अपने स्ट्रेंथ भी हिसाब से रखना पड़ेगा, अपने आप को अपने वैल्यू को बढ़ा करके घटा करके, ताकि फोर्स एग्जैक्टली उतना ही अट्रैक्शन बने जितना ये रिपेल करे उतना वो अट्रैक्ट कर ले। उसका वैल्यू तो चेंज कर नहीं सकते हैं, तो किसका चेंज करेंगे? क्यू नॉट का वैल्यू को। अगर फोर्स कम पड़ जा रहा है तो क्यू नॉट को थोड़ा सा क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। तो क्यू नॉट को बढ़ाने से इनके बीच फोर्स क्या होगा? बढ़ जाएगा। ज़्यादा हो जाएगा इसका फोर्स तो उसको क्या करें? थोड़ा सा घटा देंगे। लेकिन नेचर तो क्या रखना पड़ेगा? नेचर तो समझ रहे हैं, समझ गए। तो इतना हम लोग थोड़ी ज्ञानी है कि पहले बता देंगे इतना घटाना पड़े, इतना घटा। हम लोग क्या बोलेंगे? अच्छा मान लेते हैं कुछ भी है ये, हम तो मान के करेंगे, इतना थोड़ी बढ़ाएंगे घटाने करने जाएंगे। तो थोड़ी समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो मान लेते कुछ भी चार्ज है, क्यू नॉट है, और थोड़ा देर के तुम ये भी मान लो कि तुमको पता नहीं कि प्लस है कि माइनस है, तुम इसको रिपेल ही दिखा दो चलो थोड़ा देर के लिए। तो के क्यू क्यू नॉट होगा बाई सेपरेशन आर बाई टू का स्क्वायर, आर बाई टू का होल स्क्वायर। तो आर बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है ना, स्पेस नहीं था वहाँ पे, तुम लिख दिए, चलो आर बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक। तो हम क्या कर रहे हो? थोड़ा देर के लिए ऊपर वाले फोर्स को हम मान लिए F1 डैश, और नीचे वाले फोर्स को मान लिए F2 डैश, है ना। ऊपर वाले क्या मान लिए? नहीं, क्यू स्क्वायर नहीं होगा, के क्यू क्यू नॉट होगा। वो हम थोड़ा सा नीचे लिख दे रहे हैं उसको, ठीक है। हाँ चलो थोड़ा सा नीचे लिख दे रहे हैं, के क्यू क्यू नॉट बाई आर बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ऊपर वाला के क्यू स्क्वायर के क्यू होगा ना, के क्यू 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 स्क्वायर, और ये हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट, के क्यू दोबारा फिर स्क्वायर आ गया था, ठीक है। तो बाबू हम क्या किए? थोड़ा देर के लिए ऊपर वाले फोर्स को हम क्या एज्यूम कर लिए? ऊपर को मान लिए F1 डैश, दूसरा लोग क्या मान लिए? F2। हमको ये बात पता है कि F2 डैश को प्लस नहीं माइनस नहीं रखना पड़ेगा, ट्रैक ही रखना पड़ेगा, लेकिन फिर चलो नहीं पता है मान लेते, हमेशा मान लेते क्यू नॉट का कुछ नेचर हमको पता। अब हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे F1 डैश किसके ऊपर लिखे हो? ये फोर्स इसके ऊपर, F2 डैश इसके ऊपर, इसी के ऊपर, इज इक्वल टू जीरो। ये कहाँ से कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम के क्वेश्चन में क्या बोला था कि दूसरा चार्जेस भी क्या हो जाए? इक्विलिब्रियम हो जाए। तो तुम बोलो कि हमको पता तो नहीं इसका नेचर क्या है, चलो पॉजिटिव मान के इसको रिपल्सन नहीं दिखा देते हैं, लेकिन बाद में क्या करना पड़ेगा? जीरो तो करना ही पड़ेगा, क्वेश्चन बोला है कि जीरो। अब जीरो कर देंगे तो उसके हिसाब से इसका नेचर का आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो खुद करके देख लो, तो के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा 4 ना, 4 के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0। अब उधर चला जाएगा ये, तो के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस 4 के क्यू क्यू नॉट बाई, हाँ ये वाला फोर्स माइनस आ गया, बाद में आ गया, पहले नहीं लेते तो क्या बाद में आ गया। मतलब ये वाला जो फोर्स है इसको क्या होना पड़ेगा? माइनस इधर होना पड़ेगा। उसका अगर वो प्लस है तो ये तब जाके वो क्या आएगा? वो 0। बात में आ रहा है। तो हम क्या किए? हम इसको प्लस मान के सॉल्व कर दिए, उसको उस पर रिपल्सन दिखा के ही इक्वल टू क्या कर दिया। तो टेक्निक क्या मिला हमको? अगर तुमको इक्विलिब्रियम करना है, पहला पार्टिकल को अगर इक्विलिब्रियम करना है तो उसको तो बीच में लाकर रखना पड़ेगा, या पता करना पड़ेगा कहाँ पर रखना पड़ेगा। फिलहाल तो बीच में रख दिया, हर बार बीच में से जरूरी, अभी इसका बीच में हो गया। इसको इक्विलिब्रियम कर दिए जो बाहर से आ रहा है, उसको सिस्टम इक्विलिब्रियम करना है तो इसका वैल्यू और इसका नेचर निकालना पड़ेगा। उसके लिए तुम क्या करना है? फोर्स इसके अलावा किसी और पर दिखा दो। थर्ड पार्टिकल आया ना, थर्ड पार्टिकल का अगर फोर्स अगर जीरो करना है तो इसमें ही फोर्स जीरो दिखा दो। थर्ड पार्टिकल के अलावा अगर किसी को फोर्स जीरो करना है तो इसको छोड़ के किसी को भी इक्विलिब्रियम कर दो। जैसे इस पे इसका निकाला था, इसका पोजीशन क्या होगा तो इस पे फोर्स जीरो किए,
अब बोला कि इसका नेचर और वैल्यू क्या हो कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए, तो इसको छोड़ के किसी पे फोर्स दिखा दो, या तो इस पे या तो इस पे। हम किस पे दिखाएं? इस पे दिखाएं। और सबको तुम रिपेल, ये तो प्लस था, इसका पता नहीं था, तो उसको भी तुम प्लस मान के रिपेल कर दो, बाद में इक्वल टू क्या कर दो? 0, बाकी भी फोर्स 0 कर दो, ऑटोमेटिक बाद में ऐसा आ जाए। देखो के से के गया, आर से स्क्वायर गया, स्क्वायर से क्यू गया, तो क्यू इज इक्वल टू -4 क्यू नॉट, तो क्यू नॉट क्या आ गया? -q/4। क्यू नॉट का नेचर नेगेटिव होगा, क्यू नॉट का नेचर नेगेटिव होगा, और इसके वैल्यू का 1/4 होना पड़ेगा। इससे ज़्यादा हो जाएगा क्यू नॉट अगर, तो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, फिर भी वो फोर्स 0 नहीं पाएगा। इससे कम हो जाएगा तो वो रिपेल इधर भाग जाएगा, फिर भी 0 नहीं पाएगा। एकदम इतना ही ना, इससे ज़्यादा ऐसे कम। टेक्निक है तुमको कि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम करना है तो जो थर्ड चार्ज आया है उसको छोड़ के किसी और पे फोर्स 0 कर दो, लेकिन थर्ड चार्ज को कहाँ रखना है इसको निकालने के बाद, ठीक है। और थर्ड चार्ज पे फोर्स कहाँ 0 होगा, तो कहीं भी रख करके उसके ऊपर फोर्स 0 कर दो। थर्ड चार्ज पे 0 कहाँ, थर्ड चार्ज पे फोर्स मतलब देखना है कि थर्ड चार्ज को कहाँ रखे कि फोर्स 0 हो, तो थर्ड चार्ज को कहीं भी रख करके फोर्स 0 कर दो। थर्ड चार्ज का वैल्यू नेचर क्या हो कि बाकी 0 हो जाए, तो थर्ड चार्ज को 0 करके उसके अलावा किसी को भी फोर्स निकाल करके 0 कर दो, और थर्ड चार्ज को तुम प्लस मान के रिप्रेजेंट दिखा दो, इक्वल टू 0 कर दो, ऑटोमेटिक नेचर आ जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस समझो, ये बोर्ड्स में आईसीएसई के अंदर, आईसीबीएसई के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर कई साल में रिपीट ईयर में क्वेश्चन मिलने लगा, क्वेश्चन यहाँ से, और नीट वगैरह में भी, जेईई वगैरह में भी आता है, क्योंकि वहाँ भी तो कुछ आसान क्वेश्चन होता है, तो वहाँ भी मिल जाता है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, इसको अच्छे से नोट कर लो, अगले क्लास में हम लोग पढ़ के आएंगे, ठीक है। और एक होमवर्क आप वो लेके जाइए, एक होमवर्क क्वेश्चन सेम है, जो क्वेश्चन पीछे था ना वो सेम क्वेश्चन है, ये था ना क्वेश्चन, बस डायग्राम अलग कर दे रहे हैं। सेम क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ डायग्राम क्या हो जा रहा है अलग, तो उसका डायग्राम हम यही बना दे रहे हैं, होमवर्क वाला, होमवर्क वाला का डायग्राम जो है वो यहीं पे कर दे रहे हैं। ये 4q0 है, ये q0 है, और थर्ड चार्ज को यार q0 मत लिखो, q लिखो, q लिखो। ये 4q है, ये q है, थर्ड चार्ज q0 कहाँ रखे, क्वेश्चन मार्क है पहला में, मतलब ये x क्या निकालना है, x कि इस पे फोर्स 0 हो जाए, फिर q0 और वैल्यू कितना हो कि बाकी जो फोर्स पे फोर्स क्या हो जाए 0 हो जाए। सिर्फ हम डायग्राम चेंज कर दिए, सिर्फ क्या चेंज कर दिया हम, डायग्राम। सेपरेशन क्या है इसके बीच, r। ये तुम लोग का होमवर्क है, करके लाओगे इसको, ठीक है। चलो इसको नोट कर।